तो लास्ट क्लास में हमने आप लोगों ने वो कर लिए क्वेश्चन सॉल्व? सही है। तो अभी मैं आपको जो है वो क्लास के एंड में सोल्यूशन भेज दूंगा, तो आप लोग क्या करें, मैच कर लें उसको, और अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको क्लियर ना हो रही हो तो फिर आप वो डिस्कस कर लीजिएगा। सही। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जब तक नहीं समझ सकते जब तक उनको पिछली थ्योरी ना आती हो, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं जानते वो आगे वाले टॉपिक में प्रॉब्लम करेंगे। अकाउंटिंग जो है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सीक्वेंस में चल रही है पूरी। आपको ये चाहिए, पहले बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको आगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये ऊपर से गुजर जाएगा आपको, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स ना हो। क्योंकि मैं ये करता हूँ कि मैं कनेक्शन बना के पढ़ाता हूँ, उससे ये होता है आपको चीज़ें याद होती हैं, लेकिन कनेक्शन कौन बनाएगा जिसको पिछला आता हो। सही है। तो फिर ऊपर से चीज़ें निकल सकती हैं। तो अभी हम जो न्यू टॉपिक, कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट की, उसके हमने रिजल्ट्स भी देखे, कंक्लूजन्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा, कोई भी बंदा अगर अभी जाना चाहता है तो जा सकता है, क्लास के दौरान नहीं निकलेंगे आप, वरना क्लास डिस्टर्ब होती है। सही। क्लास के दौरान आप बैठे रहें फिर 2 घंटे तक, बर्दाश्त करें। हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है पूरा अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें इसमें से कवर होंगी, और इसमें हमें पढ़ना क्या है, वैसे बेसिक हमें जो टाइम लगाना है वो किस पे लगाना है, एनालिसिस पे और एडजस्टिंग एंट्रीज पर। सही। तो अभी हम इसे शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले गौर से सुनिएगा सारी बातें। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो है अकाउंट। कल आपको कुछ बातें बताई थी, आपको बताया था कि अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के साथ साथ रेवेन्यू और एक्सपेंस का भी डाटा मेंटेन करेंगे, पहली बात। दूसरी, हम लोग इंक्रीज डिक्रीज के लिहाज से नहीं बल्कि डेबिट क्रेडिट के लिहाज से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर हमें ये पता होना ज़रूरी है कि डेबिट क्या है और ये क्रेडिट क्या है। तो अभी जो हम पहले समझेंगे, एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम लोग डेबिट क्रेडिट को समझेंगे, हम अकाउंट को समझेंगे। तो हम उस तरफ जा रहे हैं कि अकाउंट क्या होता है और ये डेबिट क्रेडिट क्या है, इस बारे में हम समझ रहे हैं। सही। तो देखिए, अकाउंट की हेडिंग डली हुई है। अभी तकरीबन आधे घंटे तक हमारा मकसद ये समझना होगा कि अकाउंट क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना अकाउंट का, तो उसके बाद फिर हम अपने एनालिसिस वाले पोर्शन में चले जाएंगे। एनालिसिस में हमें ये करना होगा कि जिस चीज़ को हम इंक्रीज डिक्रीज के नाम से बोलते थे ना, अब उसको हम डेबिट क्रेडिट के नाम से बोलेंगे। तो उसको बोलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है, ये अकाउंट क्या है। सही है। तो इसका जवाब ये आ रहा है कि अकाउंट एक डिवाइस है। यानी क्या जवाब आया, अकाउंट एक डिवाइस है। तो फिर एक और सवाल हमारे दिमाग में आ गया कि भाई ये डिवाइस क्या होती है। तो पहला सवाल हमारे पास आया था अकाउंट क्या है, तो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि अकाउंट इज अ डिवाइस। और से सुनते रहे आप, बोले कम सुने ज़्यादा। जब मैं आपको बोलूँ पार्टिसिपेट करने का, फिर करिएगा पार्टिसिपेट, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अकाउंट लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। इज अ डिवाइस। अकाउंट एक डिवाइस है। डिवाइस क्या होती है, दूसरा सवाल। तो पहला सवाल क्या था, अकाउंट क्या है, तो उसका जवाब आ गया डिवाइस है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई ये डिवाइस क्या चीज़ होती है। तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि हर वो चीज़ जिसकी मदद से कोई काम होना वो डिवाइस कहलाती है। मिसाल के तौर पर पेन क्या है, राइटिंग डिवाइस, तो उसकी मदद से लिखते हैं। सही। इसके अलावा छुरी क्या है, कटिंग डिवाइस, उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं चीज़ों को। इस तरीके से जिसकी मदद से जो काम हो वो क्या कहलाएगा, उसका डिवाइस कहलाएगा। तो अकाउंट एक डिवाइस है। डिवाइस क्या होता है, जिसकी मदद से कोई ना कोई काम किया जाए। तो पहला सवाल क्या था, अकाउंट क्या है, तो जवाब क्या आया, अकाउंट एक डिवाइस है। दूसरा सवाल क्या था, डिवाइस क्या होता है, जवाब आया कि डिवाइस वो चीज़ होती है जिसकी मदद से कोई। फिर एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि अकाउंट की मदद से क्या होगा। जब अकाउंट एक डिवाइस है तो अकाउंट की मदद से भी कोई ना कोई काम होगा ना, तो इसकी मदद से क्या काम होगा। तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इन पांचों चीजों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं अकाउंट की मदद से, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, बोले। अकाउंट की मदद से, मैं बोल रहा हूं दोबारा, आप सुनिएगा। अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। जी, क्या करते हैं, हाँ, तरतीब यही रखनी है, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये तरतीब में भी एक हिकमत है, ये तरतीब ऐसी क्यों है। जी बोलें, अकाउंट की मदद से
एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्या, अगर अभी नहीं, अभी तो मैं पूरी बात तो बता लूं। यानी कि अगर एसिड बढ़ रहा है तो किसकी मदद से रिकॉर्डिंग होगी? अकाउंट की मदद से। एसिड कम हो रहा है तो किसकी मदद से रिकॉर्डिंग करेंगे? अकाउंट की मदद से। लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, रिकॉर्डिंग कैसे होगी? अकाउंट की मदद से। ऑनर्स इक्विटी बढ़ रही है या कम हो रही है, मतलब कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो किसकी मदद से रिकॉर्डिंग करेंगे? अकाउंट की मदद से। रेवेन्यू बढ़ रही है या कम हो रही है तो किसकी मदद से रिकॉर्डिंग करेंगे? अकाउंट की मदद से। और एक्सपेंस भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो हाँ, अकाउंट की मदद से रिकॉर्डिंग होगी। मतलब पांचों चीजों के बढ़ने या कम होने को किसकी मदद से रिकॉर्ड करेंगे? तो हम ये लिख लें जरा, क्या बोला हमने? अकाउंट द डिवाइस, अभी आप नहीं लिखिएगा बेटा, बातें नहीं करें, बाय विच, अभी लिख लें, अभी तो सवालात खत्म नहीं हुए। बाय विच इंक्रीज और टाइम पर आओ बेटा, टाइम पर प्लीज। इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट, ये मैं आपको लिखा हुआ दूंगा, नहीं लिखे सिर्फ सुने। एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू। बेटा आप जो थोड़ा सा लेट आते हैं ना, अपना सारा काम जो है वो खराब करते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड। मतलब देखिए, हमारा पहला सवाल क्या था? अकाउंट क्या है? तो जवाब क्या आया था? अकाउंट एक डिवाइस है। फिर सवाल क्या आया कि डिवाइस क्या होती है? तो जवाब ये आया कि डिवाइस वो चीज होती है जिसकी मदद से कोई काम किया जाए। फिर सवाल ये आया कि अकाउंट की मदद से क्या होगा? भाई अकाउंट एक डिवाइस है तो इसकी मदद से भी कोई काम होगा, तो क्या काम होगा? जवाब ये आया कि अकाउंट की मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करेंगे। अब सवाल क्या आ रहा है कि ये कैसे किया जाएगा? मतलब अकाउंट के अंदर हम एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? यही हमारा सवाल है। जैसे इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और हम एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे। यानी हमें ये, हमारे पास ये सवाल है कि अकाउंट की मदद से यही काम होता है, बस यही अकाउंट की डेफिनेशन है। दुनिया भर में अकाउंट को डिफाइन करने का ये एक ही तरीका है कि इसकी मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। बेटा जरा आप आवाज नहीं निकालें, गौर से सुनते रहें बस। आप मुझे बताएं, आपने कभी अकाउंटिंग पढ़ी? आप मुझे बताएं, अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं पता, आप बाहर जाए, कोई बंदा जा रहा हो आईसीएमए के बाहर, कोई दूसरा शख्स जा रहा हो, आईसीएमए वाले बंदे से नहीं पूछ लीजिएगा, आप उससे पूछें। यहाँ तो आप शाप भाई से पूछेंगे, शाप भाई बता देंगे। बाहर आप पूछेंगे, मैं बताओ अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? किसी सब्जी वाले से पूछ लें, सही है, किसी पेट्रोल पंप वाले से जाके पूछने, बताएगा आपको? वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है। टेक्निकल चीज क्या होती है? जिसको करने के लिए नॉलेज चाहिए। आप फैन रिपेयर कर सकती है, मैं एसी रिपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज आई डू नॉट हैव द नॉलेज हाउ टू रिपेयर इट। सही है, इसका मतलब है कि फैन को रिपेयर करना और एसी को रिपेयर करना क्या है? टेक्निकल है। हर वो चीज टेक्निकल कहलाती है जिसको करने के लिए नॉलेज या स्किल चाहिए। हम बोलते हैं ना बड़ा टेक्निकल काम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए नॉलेज चाहिए, इसके लिए स्किल्स चाहिए। तो अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? हर कोई नहीं कर सकता ये। इसका मतलब है अकाउंट एक डिवाइस नहीं है सिर्फ, ये एक टेक्निकल डिवाइस है। आप सोच रहे होंगे ना मैंने जगह क्यों छोड़ी है, ये मैंने इस वाले छोड़ी, लेकिन शुरू में टेक्निकल लिखता तो फायदा नहीं होता। तब आपको मालूम चल गया कि टेक्निकल क्यों है। टेक्निकल इस वजह से है क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। इस चीज को हम सीखने वाले हैं, मतलब वो कर सकता है जिसको इसकी नॉलेज हो। अच्छा, तो अभी हमारा सवाल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। क्या सवाल है? अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एक सवाल है, कितनी चीजों के बढ़ने या कम होने को अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड करते हैं? 5 चीजों के। कौन कौन सी चीजों के? एसेट के बढ़ने या कम होने को, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। 5 चीजों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है अकाउंट कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के। एसेट का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, ऑनर इक्विटी का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट और एक्सपेंस का अकाउंट। अभी तक आपने अकाउंट की शक्ल नहीं देखी है, तो पहले मैं आपको अकाउंट की शक्ल दिखाऊंगा और आपको ये बता, फिर उसके बाद ये जवाब मिलेगा कि अकाउंट के अंदर हम एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, हरी अप, हरी अप, आगे ही बैठोगे तुम, हरी अप बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और वो है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर्म्स माने क्या होता है? फॉर्म्स में शक्लें।
साइंस नहीं है ये, शक्ल अकाउंट की शक्ल। तो जब आप अकाउंट, अभी तो आप पहली दफा देखेंगे अकाउंट, और फ्यूचर में देखेंगे ना तो 3 शक्लों में आपको नजर आएगा। एक कहलाता है ढांचा फॉर्म, स्केलेटन फॉर्म। अभी मैं आपको अकाउंट स्केलेटन फॉर्म में दिखाऊंगा। इसको स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं और टी फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो अकाउंट हम देखेंगे किस फॉर्म में देखेंगे? टी फॉर्म में। और ये अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी की मदद से अब जिंदगी भर आप एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी शक्ल जो अकाउंट की है ना बेटा, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। और अभी मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखाने वाला, तो फिर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता क्यों रहा हूं? इस वजह से कि एक ही जगह पर आपके सामने ये आ जाए कि अकाउंट की 3 शक्लें कौन कौन सी। फिर फ्यूचर में वक्तन फवक्तन ये तीनों फॉर्म्स आएंगी। तीसरी फॉर्म कहलाती है हमारी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेल्फ बैलेंसिंग भी कहते हैं इसको, और इसको रनिंग बैलेंस फॉर्म भी कहते हैं। रनिंग बैलेंस फॉर्म। तो अकाउंट 3 शक्लों में दस्तयाब है, स्केलेटन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। देखिए कभी भी किसी लेक्चर में ना थोड़ी सी चीज छोड़ा नहीं करें। अभी मैं आपको कौन सी फॉर्म दिखा रहा हूं? मैं आपको दिखा रहा हूं टी फॉर्म। तो आप अकाउंट की टी फॉर्म देखें। अकाउंट की टी फॉर्म बिल्कुल टी की तरह होती है। देखें अभी कैसे बनेगी। ये अकाउंट की टी फॉर्म आ रही है हमारे सामने, अभी आई नहीं, आ रही। ये देखें, ये टी बना हुआ है, बड़ा टी। ये जो टी है ना, इसे हम अकाउंट कहते हैं। अब आप गौर से अगर देखें इसको, हम क्या सीख रहे हैं? हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल यह है कि अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। जो लोग नहीं आए थे, अभी लेट आए हैं, वो लेट ना आए नेक्स्ट टाइम से प्लीज। हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं कि अब आने वाले एक चैप्टर के अंदर हम हर चीज को डेबिट क्रेडिट के लिहाज से रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट क्या है, उसके लिए हमने अकाउंट का लेक्चर शुरू किया है। तो हमने बताया कि अकाउंट एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से 5 चीजों के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, पांचों के बढ़ने या कम होने को अकाउंट की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। और ये अकाउंट की कौन सी फॉर्म है? स्केलेटन फॉर्म। अब अगर आप इस स्केलेटन फॉर्म या टी फॉर्म को देखें तो इसकी 2 साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। गौर से सुनिएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, पूरी जगह, ये पूरी जगह, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं डेबिट। क्या बोलते हैं? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि डेबिट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? डेबिट मीन्स अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड। ये साइलेंट करें, मोबाइल साइलेंट करें। और ये जो पूरी जगह है, ये वाली, ये पूरी जगह कहलाती है क्रेडिट। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेडिट का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्रेडिट का मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड। अभी बात कंप्लीट नहीं, बात चल रही है, सुनते रहें। इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब वो जो मैंने पूरी जगह आपको दिखाई है। ये देखिए, ये जो पूरी जगह है ना, ये जो पूरी जगह है, मतलब मैं आपको कहूं, ये जो पूरी जगह है मौजूद, ये वाली, ये पूरी जगह, ये पूरी जगह कौन सी जगह है? डेबिट कहलाती है। ये डेबिट है, सही है। और ये जो पूरी जगह है हमारी अभी यहां पर, ये पूरी जगह क्या कहलाएगी हमारी? ये पूरी जगह राइट हैंड साइड, इसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट का पहला मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड। सही। एक तो ये मुझे 2300 वाले बहुत कॉल करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। ओके, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, वो राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि डेबिट का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं मुझे क्या मतलब है डेबिट का? डेबिट का मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, बात कंप्लीट हो गई हमारी? नहीं, अभी तो हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और सवाल क्या था? अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट मैं ये करवा रहा हूं, तो बोला सर सवाल का जवाब तो दे रहे नहीं है आप, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं। तो सवाल का जवाब देने की हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी जवाब आएगा उसका, वरना वो डायरेक्ट तो रट्टा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? डेबिट का मतलब बताओ। डेबिट मीन्स, हाँ, डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। सही, ये हो गया। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्या बताया? हाँ, तो हम यहां लिख देते हैं, क्रेडिट मीन्स राइट
हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सही है? डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? अब एक स्टूडेंट से पूछा तो बोले इसका मतलब यही है कि जो पूरी जगह है ना, ये वाली पूरी जगह, ये पूरी जगह कहलाती है डेबिट। फिर मैं बोला नहीं नहीं, आप इसका मतलब बताएं, डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? जी रिकॉर्डिंग के बारे में तो अभी हमने बात नहीं की ना। देखिए कोई भी जवाब आप ये नहीं समझे मैंने आपको मतलब काउंटर जो है वो किया है। डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब मैं इस जगह की बात कर रहा हूं अभी। तो डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? मैं बता देता हूं, चलिए इसका मतलब बताएं, आप बताएं। हाँ, तो डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अच्छा ये जो मैं कहानी कर रहा हूं ना, ये इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए मेरी बात। डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पहला मतलब है, इसका मतलब यह है कि पहला मतलब है। और डेबिट का दूसरा मतलब, जब पहला मतलब है तो दूसरा मतलब भी होगा ना भाई। भाई अगर सिर्फ एक ही मतलब होता तो मैं क्या कहता, डेबिट का मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है। मैं कह रहा हूं डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब है दूसरा मतलब भी होगा। और जब दूसरा मतलब होगा तो डेबिट का तीसरा मतलब भी होगा, और जब डेबिट का तीसरा मतलब होगा तो नहीं, चौथा नहीं है, सिर्फ तीन ही मतलब है। अब आप ये याद कर लेंगे, डेबिट के दुनिया में सिर्फ तीन मतलब है, चौथा कोई मतलब नहीं है। तो डेबिट का पहला मतलब आपकी नॉलेज में आ चुका है, डेबिट का पहला मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड। अब डेबिट का दूसरा मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो भाई ने बोला। डेबिट का दूसरा मतलब ये है कि अगर ये अकाउंट है और इस अकाउंट की डेबिट साइड पर मैं कोई अमाउंट लिख दूं, फॉर एग्जांपल 20,000 मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसे कहते हैं अकाउंट को डेबिट करना। यानी अगर मैं यहाँ पे 20,000 डेबिट में लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने इस अकाउंट को 20,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट, डिक्रीज नहीं बोल रहे हैं, डेबिट बोल रहे हैं। देखिए अभी आपको ये नहीं मालूम कि डेबिट का मतलब इंक्रीज है या डिक्रीज है, अभी आएगा वो, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस अकाउंट में क्रेडिट में 3,000 लिख दूं तो मैं कहूंगा कि मैंने इस अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब देखें डेबिट के कितने मतलब हो गए, दो। क्रेडिट के कितने हो गए, दो। डेबिट का पहला मतलब ये जगह है और डेबिट का दूसरा मतलब इस जगह पर अमाउंट लिखना है, जबकि क्रेडिट का पहला मतलब ये जगह है और क्रेडिट का दूसरा मतलब इस जगह पर अमाउंट लिखना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं? और से देखें, मैं आपको कहूं डेबिट की तरफ देखो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जगह की बात कर रहा हूं, अमाउंट लिखने की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं डेबिट की तरफ देखो मतलब यहां देखना। मैं कह रहा हूं क्रेडिट की तरफ देखो तो आप क्रेडिट साइड में देखेंगे। लेकिन मैं कहूं कि इस अकाउंट को 3 लाख से डेबिट कर दो तो मेरे कहने का मतलब है डेबिट साइड पर 3 लाख रुपए लिख दो। मैं कहूं 50 रुपए से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, मतलब क्रेडिट में 50 रुपए लिख दो। यानी सेंटेंस सुन के आपको मालूम चलेगा कि मैं अमाउंट लिखने का कह रहा हूं या मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। तो डेबिट का पहला मतलब क्या था, अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड। अब हम डेबिट का दूसरा मतलब लिखेंगे, डेबिट मीन्स नो डेबिट मीन्स अमाउंट नहीं, डेबिट का मतलब है उस साइड पर अमाउंट लिखना। डेबिट मीन्स टू राइट एन अमाउंट इनटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट का मतलब है अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पर अमाउंट, कुछ नहीं लिखना है आपको, अमाउंट लिखना है, ये नहीं अपना नाम लिखना है आप। अच्छा क्रेडिट का दूसरा मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड। क्रेडिट का दूसरा मतलब क्या है? क्रेडिट मीन्स जी टू राइट एन अमाउंट इनटू राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अच्छा अगर मैं आपको कहूं, पहले लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर मैं आपको कहूं कि पहला मतलब जगह का है यानी नाउन है, नाउन, और दूसरा मतलब वर्ब है, मतलब ये वर्ब है ये नाउन है। यानी पहला मतलब जगह का है, दूसरा मतलब एक काम का है। यानी आप अकाउंट को डेबिट कर दें, इसका मतलब है डेबिट पे अमाउंट लिखें, और डेबिट की तरफ देखें मतलब उस जगह की बात की जा रही है। लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल हमारा क्या था? आप इंटर कॉमर्स है ना, आप इंटर कॉमर्स है ना, आप तो मजा नहीं आएगा, ऐसे चीजें रह जाएंगी ना तो वो क्वालिटी नहीं आएगी आपको। वाली मजा जब आएगा जब आप शुरू से पढ़ेंगे ना सारी चीजें। बहरहाल क्या हो गया बेटा? इफ यू कम लेट यू गेट लॉस। नो यू गेट लॉस नहीं, यू गेट लॉस, LOSS, सही है।
ओके, तो डेबिट का हमारा सवाल क्या था? सवाल ये था कि अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने का रिकॉर्ड, और अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उसका जवाब देने से पहले हमने कितनी बातें सीखी कि अकाउंट क्या है। अकाउंट एक ऐसा टेक्निकल डिवाइस है जिसकी मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट की 3 शक्लें होती है, इसमें तो 2 शक्लें अभी हमने नहीं देखी, एक ही शक्ल देखी, और ये आपको नजर आ रही, दिस इज कॉल्ड टी फॉर्म। अकाउंट की 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी जगह जो है इसको हम डेबिट कहते हैं, और इसमें अमाउंट लिखने को भी डेबिट कहते हैं। राइट हैंड साइड पूरी जगह को हम क्रेडिट कहते हैं, और इसमें अमाउंट लिखने को भी हम क्रेडिट कहते हैं। लेकिन हमारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। अब मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं, और सवाल क्या था? एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को हम रिकॉर्ड अकाउंट की मदद से कैसे करते हैं? कितने टाइप के अकाउंट्स हो गए हमारे? कितने टाइप के अकाउंट्स हो गए? 5 टाइप्स के अकाउंट हो गए ना। एसेट का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, ऑन इक्विटी का अकाउंट, रेवेन्यू का अकाउंट और एक्सपेंस का अकाउंट। सही, तो 5 टाइप के अकाउंट्स है। तो मैं आपके सामने 5 अकाउंट्स बना रहा हूं। सही है, ये देखें, ये हमारा अकाउंट बन गया ना, अकाउंट है। दिस इज अकाउंट। हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। कॉपी नहीं हुआ, 2 मिनट। कभी कभी रुक भी जाना चाहिए इंसान जिंदगी में। ये जो है ना, मैं आपको पीडीएफ में अलग से बना के दूंगा। ये तो मैं लेक्चर देते हुए लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास स्टेप बाय स्टेप चीज आए, वरना उसके अंदर वो सारा एक साथ लिखा हुआ है तो फिर वो जो है अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी क्रिएट नहीं हो पाती। फिर अगर सारा ही लिखा हुआ हो एक साथ तो वक्तन फवक्तन चीज आनी चाहिए लेक्चर के दौरान। तो हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। एसेट का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, ओनर्स इक्विटी का अकाउंट और रेवेन्यू का अकाउंट, और एक हमारा एक्सपेंस का अकाउंट आ जाएगा। इन 5 के अंदर हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं उसको करने से पहले आपको मालूम है कि ये साइड कौन सी है? डेबिट। ये साइड डेबिट साइड है। मैं पेन चेंज कर लें पहले। दिस इज डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। इसी तरीके से इस अकाउंट, अच्छा ये कौन सा अकाउंट है? एसेट का अकाउंट। ये जो मैंने एसेट लिखा है ना, इसे कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट। यहां पर आप एसेट लिखेंगे तो हेड ऑफ अकाउंट क्या होगा? एसेट। अभी मैंने एसेट लिखा है, यहां पर आप फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, जो अकाउंट होगा वो यहां पर आप उसका हेड बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारा कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, और ये अकाउंट कौन सा है हमारा? लायबिलिटी का अकाउंट। लायबिलिटी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रट्टा लगाने के बजाय समझने चाहिए, और अभी हम समझने वाले हैं। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, डी जो है ना ये खतरनाक हो जाता है, एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। और ये कौन सा अकाउंट है हमारा? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का भी अकाउंट आ गया। इसी तरीके से कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी एक ही बात है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। और ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ये हमारा रेवेन्यू का अकाउंट है। क्योंकि हम रेवेन्यू का भी अलग डाटा मेंटेन करेंगे, इस वजह से रेवेन्यू का अकाउंट भी हमने लिख दिया। और ये हमारा क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। और ये अकाउंट हमारा कौन सा है? ये हमारा एक्सपेंस का अकाउंट है। और सवाल हमारा अभी भी वहीं पर मौजूद है कि अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब उसका जवाब आपके सामने आ रहा है, गौर से सुनिएगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। एक सवाल मैं आपसे करूंगा और उस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। इंशाल्लाह कल तक का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं खुद वो जवाब दे दूंगा। देखें, एसेट, अब रूल बता रहा हूं मैं आपको कि अकाउंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। कि अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है ना, तो जितने से वो बड़े अमाउंट आप उसकी डेबिट साइड पे लिख दो। यानी अगर फर्नीचर है और फर्नीचर का अकाउंट आपने ओपन किया, फर्नीचर 20,000 से बढ़ रहा है तो 20,000 आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। इसी तरीके से अगर कोई एक्सपेंस, ऑफिस एंड एक्सपेंस या कोई भी और एक्सपेंस बढ़ रहा हो तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। इसको अब हम शो कर रहे हैं किससे? एरो से। समझा रहे हैं, 2 मिनट आएगा। इसको हम एरो से शो कर रहे हैं। ये एरो क्या बता रहे हैं? एसेट या एक्सपेंस बढ़े
तो जितने से बढ़े उतना अमाउंट आप उसके डेबिट साइड पे लिख दें। इसी तरीके से अगर एसिड एक्सपेंस कम हो तो जितने से कम हो उतने से आप अमाउंट का लिख दें। ये जो एरो है ना, ये अभी तो आप एरो बनाएंगे, लेकिन जब आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो एरो थोड़ी बनाने आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ सैलरीज एक्सपेंस, उसका अकाउंट बनाओ। आपने सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, मैंने कहा उसे बढ़ा दो 20,000 से, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 20,000 कहाँ लिखने, डेबिट साइड पर लिखने। दिस इज अकाउंटिंग रूल, डेबिट क्रेडिट का रूल है ये कि आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पर। अब ये तो दोनों रूल्स है ना, ये एक जैसे हैं, देख रहे हैं आप। एसिड में भी बढ़ने पर अमाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर, और एक्सपेंस में भी बढ़ने पर अमाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर। और एसिड और एक्सपेंस दोनों में कम होने पर अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर। जबकि लायबिलिटी ऑनर इक्विटी रेवेन्यू में क्या है कि अगर वो बढ़ रहा हो तो अमाउंट जाएगा क्रेडिट साइड पर। ये देख रहे तीनों में मैंने एरो कहाँ बढ़ता हुआ दिखाया, क्रेडिट साइड पर। और अगर ये कम हो रहा हो तो अमाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर। अब आपको ये रूल याद करने, और ये रूल्स को याद करना बहुत आसान काम है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद करनी है बस, कि एसिड जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखते हैं, बस। आपको इससे खुद याद हो जाएगा सारा। क्योंकि जब आपको एसिड का ये याद है कि एसिड जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, तो आपको खुद ब खुद एक्सपेंस का भी याद रहेगा कि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो भी अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। और जब बढ़ने वाला डेबिट साइड पर जाता है तो आपको मालूम हुआ कम होने वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर। देखिए लिंक बना रहे हैं आप। और जब आपको एसिड एक्सपेंस याद है तो लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो उसके क्या है, उलट है। तो आपको क्या याद करना है, सिर्फ एक बात। क्या बात, एसिड जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। अच्छा, ये पूरी बात है। क्या रूल आपको याद हो गए? यस, एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पर जाता है ना अमाउंट। बाकी आप लिंक बना के याद करेंगे कि एक्सपेंस में भी ऐसी होगा और लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू में इसके रिवर्स है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एसिड जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड में ही क्यों जाता है, इसका जवाब आप कल देंगे मुझे। मैंने तो आपको बताया है कि जब भी बढ़ाओ एसिड को तो अमाउंट डेबिट साइड पर लिख दो। अभी तो आप इसे याद कर लें, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका जवाब आप मुझे देंगे बाद में, कल देने, वरना फिर मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमने क्या बात की, क्या था हमारा सवाल, क्या अकाउंट क्या है? तो जवाब आया अकाउंट एक डिवाइस है। तो जवाब क्या आया, अभी सवाल क्या आया कि डिवाइस क्या होता है? तो जवाब ये आया कि डिवाइस ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से कोई काम किया जाए। तो फिर सवाल ये आया कि अकाउंट की मदद से क्या होगा? तो हमने बताया अकाउंट की मदद से एसिड, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के बढ़ने या कम होने को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसका जवाब देने के लिए हमने पहले डेबिट क्रेडिट के आपको मीनिंग बताया, ताकि अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड आपको मालूम चल जाए कि अकाउंट डेबिट मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड, और डेबिट मतलब अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट लिखना, और क्रेडिट का मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड, और क्रेडिट का मतलब अकाउंट की राइट हैंड साइड पे अमाउंट लिखना। फिर आपको जवाब दे दिए कि एसिड जब बढ़े तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर, कम हो तो क्रेडिट साइड पर। एक्सपेंस भी जैसा हो गया, लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू इसकी उलट हो गई। अब फुल फॉर्म क्या है? मैं आपसे पूछूं एसिड बढ़ता है तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या, आप पूरा बोलेंगे, आप बोलेंगे एसिड जब बढ़ेगा तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। अभी बड़ी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हूं, सुनते रहे आप। जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ना बाहर मार्केट में या कहीं और भी, हो सकता है इस तरीके से हो रहा, हो सकता है एफएफए के स्टूडेंट को भी इस तरीके से करवाया जाए, मुझे नहीं मालूम। ऐसा बोलते हैं, लेकिन लोग कैसे बोलते हैं? बोलते हैं अच्छा ये पूरी बात नहीं बताई जाती अकाउंट क्या होता है। इंटर कॉमर्स के बच्चे को अकाउंट की डेफिनेशन नहीं पता होती, उसे अकाउंट पता होता है, अकाउंट टी अकाउंट होता है, इसमें डेबिट में डालते हैं क्रेडिट। अकाउंट की डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी अगर आप उससे पूछे व्हाट इज अकाउंट, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकाउंट क्या भला है, और आपको अकाउंट की फॉर्म भी पता है। ओके लिसन, डेबिट क्रेडिट के मीनिंग भी पता नहीं होते उसको, अभी आइए लेक्चर के एंड में प्रूव हो जाएगा। अब उसको क्या बताया जाता है, वो जैसे ही आता है ना फर्स्ट डे अकाउंटिंग पढ़ने, नो अकाउंटिंग इक्वेशन भी गाइड कर देते हैं, उसको डायरेक्ट एक टेबल दिया जाता है, दैट इज द टेबल फॉर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो भी मैं आपके सामने बनाने वाला हूं और आप लोग मुझे बनवाएंगे। उस टेबल के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि एसिड बढ़ेगा तो डेबिट होगा, शॉर्ट बोलते हैं उसको। अभी हमने क्या बोला, एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर यहां अमाउंट लिखेंगे। उसे क्या बताया जाता है, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब मुझे बताएं, अगर आप पहले दिन आए मैं आपको बोलूं एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे बोलेंगे एसिड क्या होता है, पहला सवाल। फिर आप मुझसे पूछेंगे ये डेबिट क्या होता है, और ये दोनों सवाल वो बच्चा पूछता है। तो उसके साथ दो काम होते हैं, पहला काम उसको एसिड की लिस्ट पकड़ाई जाती है, ये एसिड है। फिर पूछता है डेबिट क्या होता है, तो उसे बोलते हैं डेबिट मतलब बढ़ना, और वो बच्चा याद कर लेता है डेबिट मतलब बढ़ना। हालांकि डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं है, आपको नजर आ रहा है? मुझे बताएं डेबिट का मतलब बढ़ना है कम होना है? दोनों है। देखिए ना, एसिड में डेबिट का मतलब बढ़ना है, जबकि लायबिलिटी में डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं है, कम होना है। अब अगर वो बच्चा उसको ये याद करवाया जा रहा है जो चीज आए डेबिट कर दो, जो चीज आए वो क्रेडिट कर दो। हालांकि हर इंक्रीज को हम डेबिट नहीं बोलते
और ना हर डिक्रीज को क्रेडिट बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे क्रेडिट बोल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट को हम डिक्रीज थोड़ी बोल रहे हैं, इंक्रीज बोल रहे हैं। इसका मतलब है डेबिट का मतलब बढ़ना है या कम होना है, दोनों है। डेबिट का मतलब बढ़ना भी है, कम होना भी है। अब मैं वो टेबल जो उस बच्चे को बना के दिया जाता है ना, वो टेबल आपके सामने बना रहा हूँ। वो टेबल आपके काम का तो है, लेकिन अब काम का है, अभी इससे पहले वो काम का नहीं था आपके। अब वो टेबल देखें कैसे बनाते हैं। ये टेबल सही है, टेबल बन रहा है, आप लोग मुझे बनवा रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ। ये टेबल बड़ा आसान सा है, क्योंकि इसको पूरा और बड़ा कर देते हैं लाइन को। टेबल क्या है? टेबल है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। हम क्यों पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? क्योंकि अब हर चीज डेबिट क्रेडिट के लिहाज से रिकॉर्ड होगी। अच्छा, ये टेबल बन रहा है भाई, कौन बनवा रहा है टेबल? आप लोग बनवा रहे हैं, सही, मैं नहीं बनवा रहा हूँ। ये टेबल आप लोग मुझे बनवाएंगे, बच्चे नहीं बनो बेटा, बड़े हो जाओ। अच्छा भाई, इस टेबल की हेडिंग आ रही है क्या? रूल्स आ रहे हैं किसके? ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हर चीज जो बनी है दुनिया में उसका कोई ना कोई रीजन होता है ना, डायरेक्ट थोड़ी बनती है। अब वो टेबल बन रहा है, बच्चा आया बोल रहा है देखो बेटा हमारे पास अकाउंटिंग में 5 चीजें होती हैं, ये बोलते हैं उनको। हालांकि 5 चीजें नहीं होती, 5 अकाउंट होते हैं। हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। इसको दूसरे लफ्जों में कहेंगे 5 किस्म की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं हम, एसेट की, लायबिलिटी की, ऑनर्स इक्विटी की, रेवेन्यू की और एक्सपेंस की। अब अगर आपको कोई बोले अकाउंटिंग में 5 चीजें होती हैं तो क्या मतलब है इसका? क्या चीजें मतलब क्या आपा पूजी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं आप? कोई चीजें वीजें नहीं होती भाई। अकाउंट में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अब उसे बच्चे को बताया बेचारे को, क्या बता रहे हैं भाई? पहला अकाउंट क्या हो गया? Who are you? रजिस्टर्ड स्टूडेंट है आप? रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं? बैठिए, मैं आपके पास आता हूं। चौथा और पांचवा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला अकाउंट कौन सा है? एसेट का अकाउंट। 2 मिनट। ओके, 1 2 3 4 और 5। आप ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मुझे लिखवा रहे हैं। एसेट का अकाउंट और यहां मैंने एक्सपेंस का अकाउंट लिख दिया, बीच वाला अकाउंट लिख रहे हैं। अब आप लोग जो है यहां पर मुझे लिखवा रहे हैं कि इंक्रीज होगा तो क्या होगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा। अच्छा, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम कैसे बोलते हैं? अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। अच्छा, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। अच्छा, इसके अलावा एसेट या एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है। ये हमने लिख दिया। ये देखिए, ये रूल आपने मुझे कहां से लिखवाया है? ये आपने इन अकाउंट की मदद से मुझे लिखवाया है। ये जो ऊपर अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं उनकी मदद से लिखवाया आपने, ये अकाउंट्स वही मैंने आपको बताया, अकाउंट की मदद से मैंने रूल समझाया आपको। अच्छा, इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है हमारा? लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, कैपिटल को अब से हमने ऑनर्स इक्विटी बोलना शुरू कर दिया। अभी आपको इसका रीजन भी आगे नजर आ जाएगा। कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन अभी हम ऑनर इक्विटी बोलना शुरू कर दिया हमने। रेवेन्यू, चीजों को नोट किया करें, मैं तब्दील करूं किसी चीज को तो नोट किया करें, ये चेंज हुआ है, चेंज जानबूझ के किया जाता है। अच्छा, इन तीनों के रूल बताओ। लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। पूरी बात करें ना, मैंने आपको डायरेक्ट थोड़ी बताया। अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। और लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी जब डिक्रीज होगा तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। डेबिट या क्रेडिट बोले ना बेटा, डेबिट साइड पर जाएगा। अच्छा, इसमें ये टेबल अगर डायरेक्ट आपकी पहले क्लास में मैं रख देता तो मैं बताता एसिड बढ़ता है और डेबिट होता है, तो उसके कोई मीनिंग नहीं निकल रहे। अब ये वो जो टीचर्स हैं वो क्यों ऐसा बताते हैं, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस का कॉलम मैं आपको फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा, लिखवा इसी वजह से रहा हूं, वो क्या काम का है। नॉर्मल बैलेंस के कॉलम में इंक्रीज वाला कॉपी कर रहा हूं मैं। देखिए, डेबिट, ये मैंने इंक्रीज वाला लिखा है ना, ये क्रेडिट, इस सारे में इंक्रीज वाले कॉपी कर रहा हूं। इसका काम है, ये आगे हमारे काम का कॉलम है, इस वजह से लिखा जा रहा है। अभी आप शुरू के 2 कॉलम पर तवज्जो दीजिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो इसने बोला है ना, क्या चीज, एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये कहां से आ गई कहानी? तो हुआ ये कि
80s में ना कॉलेज में क्लासेस होती थी, तो प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, तो वो पूरा पूरा पढ़ाते थे। तो वो पढ़ा रहे प्रोफेसर क्या कि एसिड जब बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, ऐसे एक्सपेंस बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है। तो एक मस्ताना स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ था, बोला सर इतना बड़ा बड़ा आप बुलवा रहे हैं, आजकल तो शॉर्ट जमाना चल रहा है, आप कुछ शॉर्ट बताएं। तो टीचर ने बोला भी सही है मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, लेकिन बाहर नहीं बोलना इस तरीके से, मतलब लोग समझेंगे ऐसा ही पढ़ाया गया है। तो उन्होंने बोला सही शॉर्ट बताएं। तो टीचर ने बोला मैं जब आपसे पूछूं ना कि एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, तो आपको वैसे तो ये बोलना चाहिए कि एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, लेकिन आप शॉर्ट में ये बोल देना कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। और फिर उसके बाद आपको मालूम है कराची के हालात खराब हो गए तो कॉलेज में क्लासेस होना बंद हो गए। अब वो जो बच्चे थे ना उन्होंने अपनी अपनी अकेडमीज खोल ली, पहले अकेडमी की कोई कहानी नहीं थी, और उन्होंने शॉर्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट स्टूडेंट को एक टेबल बताया, ये 80s में हुआ था, सही। तो कॉलेज के अंदर क्लासेस होना बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, अब अभी भी क्लासेस नहीं होती हैं, तो वो रिवाज चल गया। वरना बीकॉम की भी क्लासेस होती हैं, लेकिन वैसे जैसे 80s में क्लासेस होती थी ना वैसे क्लासेस नहीं होती, क्योंकि आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए, 90s में पैदा हुए, तो आप लोगों को पता भी नहीं है ये बातें, सही। तो कॉलेज में आप जाएं तो प्रॉपर जो पूरे साल क्लासेस होती ना, अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पूरे साल क्लासेस होती थी, सही। अब वो जो स्टूडेंट निकल गए, ये कोचिंग सेंटर्स खुले हुए सारे, यहाँ पर लोगों ने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब स्टूडेंट पूछ रहा है कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसका मतलब क्या है, लेकिन टीचर बता ही नहीं रहा, क्योंकि वो अगर बताएगा तो उसको पूरा लेक्चर बताना पड़ेगा, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की फॉर्म क्या है, अला फला सारा बताना पड़ेगा। तो उसने बोला चलो छोड़ो यार इसको, शॉर्ट बताओ। अब वो जो बच्चे पढ़ के चले गए उनको तो पता ही नहीं है कि कहानी क्या है पीछे, तो उन्होंने डायरेक्ट पढ़ाया, उनको पीछे वाली चीज पता ही नहीं है कि एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसका मतलब है क्या। अब आप लोगों को तो पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी बात बोलेंगे। क्या बात, आवाज कोई नहीं निकाले वरना क्लास से बाहर जाएगा। पहली बात है लेट आने वाले को कल मैं एंट्री नहीं दूंगा प्लीज। तो अगर आपसे पूछा गया एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एसिड बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की, या आप बोलेंगे दिल में, और आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, सही है। इसी तरीके से लायबिलिटी बढ़ती है तो फिर क्या होता है, आप दिल में बोलेंगे लायबिलिटी बढ़ती है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है, इसका मतलब है कि आप क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। बहरहाल तो दोनों चीजें याद कर लें आप, ये पूरा लेक्चर आपको याद होना चाहिए। अकाउंट क्या है, सबसे पहली चीज अकाउंट क्या है ये आपको याद होना चाहिए। अकाउंट एक डिवाइस है जिसकी मदद से एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के बढ़ने और कम होने को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि एसिड बढ़े तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दो, एसिड कम हो तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो। तो अब मुझे बताओ डेबिट का मतलब बढ़ना हुआ कम होना हुआ, हाँ अब आप बताएं डेबिट का क्या मतलब हुआ, मैं बताऊं पूरा मतलब बताओ डेबिट का। डेबिट का पहला मतलब क्या था, अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड, और डेबिट का दूसरा मतलब क्या था, अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पर अमाउंट लिखना, सही है। क्रेडिट का पहला मतलब क्या था, अकाउंट की राइट हैंड साइड, और अकाउंट की राइट हैंड साइड पर अमाउंट लिखना। अब तीसरा मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं डेबिट का, आपके दिमाग में क्या आता है, डेबिट का क्या मतलब है, बढ़ना है कम होना है, दोनों है, सही है। तो अगर कोई कहे कि कोई चीज आए वो डेबिट हो जाएगी और कोई चीज जाए तो क्रेडिट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आया क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर लायबिलिटी आई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर डेबिट थोड़ी होगी। तो डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं होता, क्रेडिट का मतलब कम होना नहीं होता। डेबिट का मतलब बढ़ना कम होना दोनों है, और क्रेडिट का मतलब कम होना और बढ़ना दोनों है। तो आप मुझे लिखवा दें जरा डेबिट का तीसरा मतलब जी क्या मतलब है। डेबिट का मतलब मैं बता देता हूं, चलिए। डेबिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस में बढ़ना है, देखिए ना, एसिड और एक्सपेंस में डेबिट का मतलब क्या है, बढ़ना है। लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू में डेबिट का मतलब क्या है, ये वही लेक्चर है लिखा हुआ, देखिए अकाउंट का डेफिनेशन लिखी है, फॉर्म्स लिखी हैं, ये अकाउंट बता दिया, ये डेबिट के देखें 3 मतलब आ रहे हैं। तीसरा मतलब देखें आप, डेबिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस का बढ़ना है, और लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू का कम होना है। और क्रेडिट का तीसरा मतलब देखिए आप, क्रेडिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस का कम होना है, और लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू का बढ़ना है। तो हमें अब आगे जाकर हर चीज को डेबिट क्रेडिट के लिहाज से रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन से अकाउंट की बात हो रही है। अगर एसिड एक्सपेंस की बात हो रही है तो बढ़ने के लिए डेबिट करेंगे, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू की बात हो रही है तो बढ़ने के लिए क्रेडिट करेंगे, एसिड एक्सपेंस की बात हो रही है तो कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू की बात हो रही है तो कम करने के लिए
डेबिट करेंगे। तो डेबिट का मतलब आना है जाना है, दोनों है, देखना पड़ेगा किस अकाउंट की बात हो रही है। तो अभी मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता दिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इंक्रीज और डिक्रीज इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हम इक्वेशन जब करते थे तो हम क्या करते थे, इंक्रीज डिक्रीज देखते थे ना, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है। अब उस इंक्रीज डिक्रीज की जगह पे हम क्या बोलेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इंक्रीज और डिक्रीज को हम डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, और इंक्रीज और डिक्रीज को डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनालिसिस। जब आपको एनालिसिस करनी आ जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइटल डेबिट हो रहा है और कौन सा टाइटल क्रेडिट हो रहा है, फिर अकाउंटिंग में वो चीजें क्या होंगी, डेबिट क्रेडिट के लिहाज से ही रिकॉर्ड होंगी। मतलब अब आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले ये फैसला करना पड़ेगा व्हाट इज बीइंग डेबिटेड एंड व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड। एक सवाल लूंगा, उसके अलावा नहीं, बाद में क्वेश्चन कीजिएगा, पूछने आप। उर्दू में पता नहीं भाई, उर्दू में नहीं पता। अकाउंटिंग को उर्दू में हाथ भी कहते हैं, बाकी उर्दू का नहीं पता। सही है, ओके। तो वैसे क्रेडिट का मतलब जो उधार होता है वो अलग मीनिंग है। क्रेडिट का मतलब जो उधार होता है ना वो अलग चीज है। यहां पर क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अकाउंटिंग में जब अकाउंट की बात करें और रिकॉर्डिंग की बात करें तो क्रेडिट का मतलब उधार नहीं है, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार है। लेकिन क्रेडिट में, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है, तीन मतलब। क्रेडिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट का मतलब राइट हैंड साइड पे अमाउंट लिखना, और क्रेडिट का मतलब एसिड और एक्सपेंस का कम होना, लायबिलिटी होने की रेवेन्यू का बढ़ना। ये मतलब है इसका। सही है। वो जो क्रेडिट उधार की बात करें ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो बैंकिंग में है उसकी बात, और बैंकिंग में भी अकाउंटिंग होती है। तो क्रेडिट का मतलब इसी से कनेक्टेड होगा ना, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल आप ये तीन मीनिंग माइंड में रखें। ओके, अब आ जाए, अपना हैंडआउट निकालें। वी आर गोइंग टू स्टडी एनालिसिस, और उसके लिए आपको हैंडआउट निकालना पड़ेगा। टेक आउट योर हैंडआउट, मैं भी निकाल लेता हूँ हैंडआउट। सही है, टेक आउट योर हैंडआउट प्लीज। उसी हैंडआउट की हम एनालिसिस करेंगे जो हमने पीछे, जिसके अकाउंटिंग में बातें नहीं बेटा, जिसकी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व की है, उसी की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं एनालिसिस, क्योंकि अब हमें यह मालूम करना है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। नाउ लिसन, और क्यों कर रहे हैं हम इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग कैसे होगी, डेबिट क्रेडिट के लिहाज से या इंक्रीज डिक्रीज के लिहाज से, डेबिट क्रेडिट के लिहाज से। तो आप देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये जो हम शुरू कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग साइकिल है ये जो अभी हमने शुरू किया था, ये रहा अकाउंटिंग साइकिल। इस अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप क्या है, एनालिसिस, और दूसरा स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग। असल में अकाउंटिंग में काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग वाला काम होता है ना, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। और अगर आप ये स्टेप छोड़ दें और एनालिसिस ना करें, तो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप गलत डेबिट क्रेडिट लिख देंगे, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट लिख देंगे, तो फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो क्या हो जाएगी, गलत। इसी वजह से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस के सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ाता हूँ तो 1 महीने तक तो बच्चों को मैं एनालिसिस करवाता हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं, 300 सवाल सॉल्व करता होगा स्टूडेंट, और डेबिट क्रेडिट समझता है कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको 13 क्वेश्चन से करवाऊंगा। आगे जाकर जब भी कोई ट्रांजेक्शन आएगी, आपको माइंड में डेबिट क्रेडिट, जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको डिटरमिन करना है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो अकाउंटिंग साइकिल है, इसमें क्या अभी हम पढ़ रहे हैं, एनालिसिस। और क्या हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यस, ये सीक्वेंस में चलेगा। कितने न्यूमेरिकल आएंगे अकाउंटिंग में, इससे काफी सारे। अकाउंटिंग साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एफएफए, और ये हमेशा आपके काम आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज, बहुत चीजें मिलेंगी आपको। आइए, पहला क्वेश्चन जो है इसकी, क्या आपने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन बनाई है इसकी, अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी तो क्या किया था वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आपने इफेक्ट्स दिखाए थे उसी की मदद से हम काम करेंगे। सही है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था। ये आ गया हमारा काम। अब आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है देखें, एनालिसिस की डेफिनेशन लिखी हुई, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, कल इक्वेशन जब हमने खत्म की थी तो हमें मालूम चला था कि इक्वेशन में रेवेन्यू एक्सपेंस का सेपरेट डाटा नहीं है। दूसरी चीज हमें पता थी कि डेबिट क्रेडिट के लिहाज से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये असल में। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेबिट क्रेडिट के लिहाज से रिकॉर्डिंग करेंगे और 5 अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वो
करने के लिए पहला स्टेप हमारा शुरू हो रहा है, और इस स्टेप को शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या बताया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप लोगों को कम से कम ये करना चाहिए, ये जो टेबल बना हुआ है ना बेटा, ये टेबल आपके पास कम से कम अभी होना चाहिए, या ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल्स आपको याद नहीं है तो फिर आप ये बता नहीं पाएंगे कि क्या 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 डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो आप इसकी तस्वीर वगैरह ले लें कुछ अपने पास मोबाइल वगैरह से, ताकि फिर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता पाए। ये टेबल यूज होगा अभी, ये टेबल के लीजिएगा, नहीं पता चल रहा है कहीं दे दी तस्वीर के, उठा लो इसको, और हम जा रहे हैं रास्ते से उठा लिया भाई। इसी वजह से मैं जहां जाता हूं हेलमेट पहन के जाता हूं। चले, हो गया बेटा भाई, एक बंदा ले ले तस्वीर और ग्रुप में डाल दे। ओके नाउ सी, आ जाओ भाई। अच्छा, रूल बहुत सिंपल है, एसेट बढ़ता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है, बस ये याद करना है आपको, बाकी सारे रूल्स आपको याद रहेंगे। आ जाए, पहला सवाल, मैं कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा? 4 सवाल। पिछले जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी तो मैंने 4 सवाल करवाए थे। आगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सोल्यूशन तो अभी आपको मिल जाएगा, वरना आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। आप लोगों ने 5वां सवाल किया, 2,71,000 बैलेंस आया उसका, का आएगा 1,97,500, बताया ना मैंने आपको, सही है। अब अगले वाले का मैं आपको 3 बजे के बाद फौरन बाद आपको मैं भेज दूंगा इसका सोल्यूशन, उसमें 13 तक इक्वेशन सॉल्व हुई हुई है। आपके पास सिर्फ आज ही का दिन है, आज ही आप इसको फाइनलाइज कर लें, यू डोंट हैव टाइम, हालांकि कल तक हो जाना चाहिए था। आइए ट्रांजेक्शन पढ़े। देखिए एनालिसिस करना बहुत आसान है, अभी मैं बहुत स्लो आपको बता रहा हूँ कैसे होगी। फ्यूचर में ये एनालिसिस जो अभी आप लिख के कर रहे हैं ना, ये आपके माइंड में होगी, अभी हम लिख के कर रहे हैं। आइए क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग द बिजनेस ऑफ मिस्टर अली। मिस्टर अली ने बिजनेस शुरू किया और कैश इन्वेस्ट किया 5 लाख। जो सवाल पूछ रहे हो सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। इक्वेशन में क्या किया था बेटा, इस ट्रांजेक्शन का इक्वेशन में क्या किया था, तुम बता दो यार। कैश बढ़ा दिया था, पूरा इफेक्ट बताओ ना। कैश बढ़ाया था और कैपिटल बढ़ाया था। जिन जिन चीजों पर इंपैक्ट आया था ना, जो जो बढ़ा था या कम हुआ था, उसके नाम आपने बताने पहले मुझे। इसे कहते हैं टाइटल निकालना। क्या कहते हैं, टाइटल निकालना। तो हमने 2 टाइटल निकाले, एक कैश बढ़ा था और कैपिटल बढ़ा था। क्या दिखाऊं मैं आपको सोल्यूशन, कैश बढ़ा था और कैपिटल। तो आप यहां पर आएंगे और 2 टाइटल लिखेंगे, कैश एंड। और अब मेरी बात गौर से सुने, आज से पहले कैपिटल के साथ हमने नाम नहीं लिखा था ऑनर का, लेकिन अब से हमेशा आप कैपिटल के साथ ऑनर का नाम लगाएंगे, और ऑनर का नाम क्या था, मिस्टर अली। अब ये भूलिएगा नहीं, जो चीजें इजाफी हो रही है अब वो माइंड में रखनी है। तो पहला काम कर लिया हमने एनालिसिस का, और पहला काम क्या है, टाइटल निकालना। और टाइटल निकालने में अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन आपकी हेल्प करेंगे। वैसे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन इक्वेशन अगर आपने की हुई है तो आपको मालूम है कि क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या डिक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वही टाइटल बन के आ जाएगा। अच्छा बताइए, दूसरा काम आपको ये बताना है इसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब होता है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। नेचर का मतलब होता है इसका अकाउंट बताएं आप, और अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। तो कैश की नेचर क्या है, अब देखिए इंटर साइंस मुझे क्यों बता पा रही है ये एसेट है, क्योंकि हम पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन में काम करके आ रहे हैं। तो पीछे वाली चीज आपकी हेल्प करेगी, इसी वजह से वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, कैपिटल की नेचर क्या है, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ऑनर का राइट है। तो ये देखिए 2 काम हो गए। पहला काम क्या है, हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, क्या टाइटल डेबिट हो रहा है, क्या टाइटल क्रेडिट हो रहा है। तो स्टेप्स क्या है, पहले टाइटल निकाल लें, दूसरा स्टेप आपको नेचर लिखनी है, तीसरा स्टेप आपको ये बताना है कि कौन सा टाइटल इंक्रीज हो रहा है, कौन सा टाइटल डिक्रीज हो रहा है। इक्वेशन में हमने कैश को इंक्रीज किया था, डिक्रीज, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंक्रीज। अच्छा, कैपिटल को हमने क्या किया था, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। तो ये देखिए सारी चीजें पीछे से आ रही है। कितने काम हो गए, 3, टाइटल निकालना, नेचर लिखना और इंक्रीज डिक्रीज। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, अगर डिक्रीज हो रहा होता तो हम लिख देते। दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ इंक्रीज हो रहा हो, कुछ डिक्रीज हो रहा हो। जरूरी नहीं है कि एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो। अब आपको वो रूल लगाने जो अभी मैंने आपको बताया डेबिट क्रेडिट के रूल्स, ये रूल्स। और ये रूल क्या है कि अभी देखिए एसिड क्या हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है। एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, देखिए डेबिट होता है। तो हम यहाँ सामने लिख देंगे डेबिट। अच्छा, इसके अलावा ऑनर्स इक्विटी भी बढ़ रही है, ऑनर्स इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये हो गई हमारी क्रेडिट। तो देखिए हमें मालूम चल गया कि कौन सा टाइटल डेबिट हो रहा है, कौन सा टाइटल क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट बता दें आप, ₹5 लाख, ये भी आ गया ₹5 लाख। ये हमने पहले ट्रांजेक्शन की एनालिसिस कर ली। इस एनालिसिस से हमने सिर्फ ये डिटरमिन किया व्हाट हैज बीन डेबिटेड
एंड व्हाट हैज बीन क्रेडिटेड। इसी तरीके से जितनी भी ट्रांजेक्शन कभी भी आपके पास आएंगी, पहला स्टेप यही होगा कि आपको क्या मालूम करना होगा, क्या डेबिट हो सा और क्या क्रेडिट हो सा। आइए, ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई। आइए दूसरी ट्रांजेक्शन में चलते हैं। वही स्टाइल होगा जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने किसी भी ट्रांजेक्शन का स्टाइल चेंज नहीं किया था, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, पांचों का डाटा मेंटेन होगा। चले आ जाए दूसरे में क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज किया और कैश दे दिया। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि किन किन टाइटल्स में इंपैक्ट आया था जी। एक तो और पहले बढ़ने वाला टाइटल लिखना, फर्नीचर बढ़ रहा था और ये हमने क्या किया, टाइटल्स निकाले। टाइटल्स निकालने के बाद दूसरा काम होगा नेचर ऑफ अकाउंट। तो बताएं फर्नीचर की नेचर एसिड है। अच्छा, इसकी नेचर क्या है, कैश की, ये दोनों एसिड भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको बताना है क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब अभी बात एज्यूम करें, एक बच्चे ने इक्वेशन नहीं पढ़ी हुई, ये क्वेश्चन उसके लिए न्यू है, अभी आके बैठा है, उसे पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये बोलेगा बड़ा मुश्किल है यार। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या रूल लगा है। रूल, एसिड इंक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, और एसिड डिक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की। अच्छा, अभी हम अकाउंट बना रहे हैं क्या, नहीं, फ्यूचर में हम अकाउंट बनाएंगे, और अभी तो हम लिख के कर रहे हैं ना, हम अकाउंट के अंदर लिखेंगे। डेबिट को डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट में डालेंगे, वो आएगा। अभी कितना अमाउंट है, 50,000। हैंडआउट में कितना लिखा हुआ है, 50,000 रुपीज। देख लें आप, 50,000 ही आई थी, यस। तीसरी ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो क्या हमें ये मालूम चल रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यही मकसद है एनालिसिस का बात। और हमें 13 सवाल की एनालिसिस करनी है मेरे साथ आपने, और उसके बाद एनालिसिस कैसे होगी, दिमाग में, माइंड में। आपको हमेशा अकाउंटिंग जब तक पढ़ रहे हैं, माइंड में एनालिसिस करनी है। आप एनालिसिस के बगैर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने ऐसे एनालिसिस नहीं की तो आपको पता ही नहीं होगा डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे। आगे अब रिकॉर्डिंग देखना, मैं आगे इसकी रिकॉर्डिंग करवाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि सारा काम तो हमने यही सीख लिया है। रिकॉर्डिंग करते वक्त आप सिर्फ 10-15 मिनट में रिकॉर्डिंग सीख लेंगे। अच्छा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक में सबसे पहली चीज टाइटल मुझे बताएं, क्या इंक्रीज, बैंक इंक्रीज, कैश डिक्रीज। दूसरा काम नेचर, इसकी नेचर एसिड है और कैश की नेचर। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज बताएं, और कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अच्छा, क्या ये सिर्फ जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है सिंपल ट्रांजेक्शन में होगा, या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने का तरीका भी यही है, सब में ऐसे ही होगा। अच्छा, रूल लगाओ, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट। अच्छा, एक बच्चा क्या बोल रहा है, बोला सर पहले डेबिट आएगा क्या। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं टाइटल्स को कि पहले डेबिट आ जाए। अब जब आप खुद एनालाइज करेंगे, हो सकता है टाइटल आप ऊपर नीचे लिख दें। आप रूल सही लगाए, रूल कि एसिड बढ़ने पर डेबिट होता है या नहीं इस टेबल के मुताबिक। अगर एसिड इंक्रीज होने पर डेबिट होता है तो बस आप डेबिट लिखें। अच्छा, सारे डेबिट नहीं हो सकते, यानी एक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों डेबिट हो रहे हो या तीनों डेबिट हो रहे हो। कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट होंगे, सही, ओके। अच्छा, तो मैंने पहले से कंप्लीट करवा लूंगा। कितना अमाउंट है बेटा, 10,000। आपको मालूम क्या चला, सारे डेबिट नहीं होंगे और सारे क्रेडिट नहीं हो सकते, कुछ डेबिट होंगे और कुछ क्रेडिट होंगे। मुझे एक बात बताएं, ये जो एनालिसिस कर रहे हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स है, टाइटल निकालना, नेचर लिखना, इंक्रीज डिक्रीज, रूल लगाना, अमाउंट लिखना। आप बताओ बेटा, सबसे अहम काम क्या है, टाइटल निकालना, नेचर लिखना, इंक्रीज डिक्रीज लिखना, या रूल लगाना, या अमाउंट लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल निकालना है। यानी अगर आपने टाइटल सही निकाल लिया तो आगे के स्टेप्स आप सही ही करोगे। टाइटल निकालते वक्त एहतियात से आराम से टाइटल आप निकालिए। आगे आइए, अगली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। आपके लिए सहूलत क्या है, उन्हीं क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हो जिसकी इक्वेशन बनाई थी, इजी फील होगा। ओके, चले बताएं कौन सा ऐसे कौन कौन सी टाइटल आएंगे, ऑफिस सप्लाईज और दूसरा टाइटल कैश। कैपिटल नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि जितने से बढ़ रहा था उतने से कम हो रहा था, कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब रूल वो बताओ, नेचर, एसिड इसकी भी नेचर है, एसिड इसकी भी नेचर है। इंक्रीज डिक्रीज बताओ, ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। कैश हमने पे कर दिया था, डिक्रीज हो गया। रूल लगाओ, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट और ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 5,000। अच्छा, अगला बताओ, लास्ट ट्रांजेक्शन इसकी इक्विपमेंट खरीदी थी और पेमेंट चेक की मदद से की है, तो सही है, कोई मसला नहीं है। टाइटल्स बताएं पहले तो,
क्या बोल रहे हैं? एसेट, इक्विपमेंट। एसेट टाइटल नहीं आएगा, अकाउंट का टाइटल इक्विपमेंट है और दूसरा टाइटल। अब उसकी नेचर में आप लिखेंगे कि ये एसिड है और ये भी एसिड है। अब आप रूल वो इंक्रीज डिक्रीज बताएं। इक्विपमेंट परचेज किया तो ये इंक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं पांचवी और चौथी ट्रांजेक्शन में, तीसरी ट्रांजेक्शन में और दूसरी में भी इंक्रीज डिक्रीज दोनों आया, क्योंकि पहली में दोनों इंक्रीज थे। रूल लगाओ, एसिड इंक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, डिक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है। ₹5,000। हमने 5 ट्रांजेक्शन की एनालिसिस कर ली एक क्वेश्चन में और हमें मालूम चल गया कि क्या क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्या क्रेडिट हो रहा है। क्यों मालूम कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग करनी है डेबिट क्रेडिट के लिहाज से। वो रिकॉर्डिंग करेंगे हम एनालिसिस के बाद। अच्छा, खुशखबरी क्या है कि 4 क्वेश्चन जब मैं करवा दूंगा तो आपको अगली वाली एनालिसिस खुद करनी है। इसी वजह से 3 दिन की छुट्टियां होती है आपके पास। समझ में आई बात? ये काम के लिए होती है, आराम के लिए नहीं होती है। आप खुश थे पहले शुरू में, 3 दिन आना है 3 दिन आराम करना है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन करवाइए मुझे जी। क्या दोनों डेबिट हो सकते हैं बेटा? दोनों टाइटल सारे डेबिट हो सकते हैं? नहीं। सारे क्रेडिट? अच्छा, मार्केट में एक जुमला चल रहा है, वो जुमला भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको अकाउंट के बारे में बताया था ना कि अकाउंट का डायरेक्ट टेबल बताया जाता है। यानी बेचारा स्टूडेंट क्या करे, बुक पढ़े। बुक पढ़ता है तो बुक कौन सी है? पेडी वाले की। पेडी वाले में थ्योरी तो है लेकिन किताब पढ़नी चाहिए आपको। जैसे आपको वो बताइए ना हाका बैटनर की बुक, वो आप अगर रीड करें तो आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1-2 महीने बाद वो बुक रीड करना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ वही नजर आ रहा होता है जो हम पढ़ रहे हैं, तो फिर मजा आ रहा होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, फराज बोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया और 4 एसिड इन्वेस्ट किए। आपको पहले से पता है इस बारे में। चलें, आप पहले मुझे टाइटल्स बताएंगे तो इक्वेशन में से टाइटल लिख लेंगे। सही है? कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड। लैंड नहीं है, कैश के बाद क्या है? लैंड। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, हाँ, और कैपिटल। और कैपिटल नहीं, कैपिटल फराज बोलू, नाम भी लिखना है। अब स्टूडेंट ना कैपिटल भूल जाता है, तो सारा लिख लेता है, कैपिटल भूल जाता है। आपको टाइटल्स कुछ कुछ ना नजर नहीं आ रहे होते, तो आपको थोड़ा क्रिटिकली सोचना है, टाइटल सही निकाले, एंट्री गलत नहीं करें अपने। अब पहला स्टेप हो गया, टाइटल निकाल लिए। कहां से निकाले? इक्वेशन में से। इक्वेशन अगर आपने सॉल्व की हुई है तो आपको पता होगा मैंने कैसे टाइटल निकाले। अब नेचर, इसकी नेचर एसिड है, इसकी भी एसिड, इसकी भी एसिड और इसकी ऑनर्स इक्विटी, इसकी भी एसिड। नहीं, हम लोग लगे रहते हैं एसिड 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 एसिड, सारा एसिड बना दिया उन्होंने। एंड में जो है ऑनर्स इक्विटी को भी एसिड ही लिख देते। बहरहाल इंक्रीज डिक्रीज, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक सही है, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज। चलो रूल बताओ, एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, फिर डेबिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट और ये क्रेडिट होगा। अब आप और से देखिए जरा, पहले अमाउंट लिखवाएं। ₹300,000, 100,000, 250,000, 50,000 और कैपिटल आएगा सबको मिलाकर 7 लाख। अब सुनिए जरा और से तो बात बता रहा हूं। यहाँ देखिए कितने डेबिट है? 4 डेबिट और कितने क्रेडिट है? 1 क्रेडिट। तो मार्केट में कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि बेटा जितने डेबिट होंगे उतने ही क्रेडिट होंगे। तो ये तो हमें नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऐसा हुआ कि 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट था, लेकिन यहां पर आगे वो चीज फेल हो गई। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि जितने डेबिट हो उतने ही क्रेडिट हो। जब ये जरूरी नहीं है कि जितने डेबिट हो उतने क्रेडिट हो, तो जरूरी क्या है बेटा आप बताओ? तो मुझे क्या पता, पढ़ाने आप आए, पूछ मुझसे रहे, आप बताओ। खैर दें, जितने डेबिट हो उतने क्रेडिट हो, ये जरूरी नहीं है। तो फिर जरूरी क्या है? दोनों का होना जरूरी है। ये बात भी है। हाँ बोलो बोलो, खैर दो। हाँ, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का सम आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये कहेंगे कि पहली बात तो वो बोली ना, मैं डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना, ये गलत बात है। वरना आप घर में क्या बोल रहे होते हैं, आंटी डेबिट हो गई है और अब्बू क्रेडिट। ये नहीं है बात। डेबिट का मतलब इंक्रीज होना भी है, डिक्रीज होना भी है। क्रेडिट, पहले ये इंपॉर्टेंट बात आपको मालूम चल गई। यानी आप अकरम
बेटा आप उठ के तो बैठे। थैंक यू सो मच। सुनिएगा ना, तो डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, ये आपने नहीं बोलना है ना, क्रेडिट का मतलब कम होना होता है, दोनों मतलब होते हैं, पहली बात। दूसरी, आपको एक बात और मालूम चली कि जितने डेबिट होंगे उतने क्रेडिट होंगे, ये होना जरूरी नहीं है। जान छुड़ाने के लिए बोल देते हैं टीचर इस तरीके से, जरूरी नहीं है। फिर जरूरी क्या है, जो भाई ने बताई। क्या नाम है आपका बेटा? हम्माद भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि डेबिट के अमाउंट का सम और क्रेडिट के अमाउंट का सम बराबर होना चाहिए। अब डेबिट के अमाउंट का सम कितना है? 7 लाख। क्रेडिट के अमाउंट का सम कितना है? 7 लाख। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला सर ये तो हमने खुद बराबर किया। तो बेटा आपको ये बराबर करना है किसी तरीके से, बराबर नहीं आ रहा तो आपने एनालिसिस गलत की है और आपकी रिकॉर्डिंग गलत होगी। सही है, ये पहली ट्रांजेक्शन हमारी होगी। अब आगे वाली ट्रांजेक्शंस में एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट आ रहे होंगे। दूसरी ट्रांजेक्शन देखिए, वो पुरानी वाली है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो टाइटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे बेटा? बैंक और, चलो इसके बाद आपको नेचर लिखनी है। एसिड इसकी नेचर है, एसिड है। इंक्रीज और डिक्रीज। आप देख रहे हैं कितना आसान है ये मालूम करना कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। सिर्फ टाइटल निकालने का मसला होता है। अगर किसी ने इक्वेशन ना पढ़ी हो, पीछे थ्योरी ना पढ़ी हो, तो टाइटल निकालने में उसको मसला होगा और आपको नहीं होगा। इक्वेशन को पकड़ के रखें आप। अगर इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को आप वीक कर देंगे ना तो आगे टॉपिक्स वीक होंगे। इसी तरीके से एनालिसिस को पकड़ के रखिएगा। और एक आगे टॉपिक आएगा एडजस्टिंग एंट्रीज। इन तीनों को आप जरा बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, बाकी चीजें खुद ब खुद होंगी। जैसे एक टॉपिक आएगा, पेटी कैश बुक है आपके पास, बच्चों वाला टॉपिक है, आसानी से आप कर लेंगे और उसमें ये सारी चीजें आ रही होंगी, टाइटल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल, सब चीजें वहां मौजूद होंगी। अच्छा, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट और एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। जी, ₹1 लाख। आगे जाकर ऐसा होगा, जैसे आप लोग मुझे बता रहे हैं ना खुद ही, मैं तो आप जो बोल रहे हैं वो लिख रहा हूं। आगे जाकर ऐसा होगा, आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि इसको ऐसे सॉल्व कर ले, इसको ऐसे सॉल्व कर ले। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको बताई जा रही है। ये नाजुक एरियाज है, बेहतरीन, इन पे मेहनत करनी है आपने। थर्ड, ओके, सप्लाईज परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, कैश की मदद से पेमेंट की, इक्विपमेंट परचेज किया और चेक की मदद से पेमेंट की। सबसे पहला काम क्या है? टाइटल्स निकालना। एनालिसिस में मेन काम तो यही है कि हमें मालूम करना है व्हाट इज बीइंग डेबिटेड एंड व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड। लेकिन टाइटल निकालना है। अब मुझे बताएं इसमें क्या क्या टाइटल आएंगे? सप्लाईज, फर्नीचर और इक्विपमेंट। पहले बढ़ने वाले लिख दिए, अब कम होने वाले कैश एंड बैंक। इसके दरमियान मतलब टाइटल के दरमियान गैप दे दूं? बेटा वो जो तुम बात कर रहे हो ना, वो जर्नल में होता है, ये जर्नल नहीं है। हम लोग जर्नल से पहले जर्नल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं मतलब जर्नल में जब डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे ना हम लोग, तो हम लोग उसकी तैयारी ये कर रहे हैं कि हमें पहले से पता हो कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। असल में जब स्टूडेंट आता है ना इंटर कॉमर्स से पढ़ के, तो वो समझते हैं उसे बहुत पता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो शरीफ इंसान है यार, मैं तो एक ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ। हम लोग भी जब इंटर करके निकले थे तो हम ये समझते थे भाई हमने 2 साल पढ़ा है और हम बहुत बड़ी तोप हैं और ये है वो है, हम अपने बारे में समझते थे। लेकिन जब हम लोग ऐसा ऐसा आगे बढ़े थे, मालूम चला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। हमारी नॉलेज, जब हम लोगों ने इंटर किया था हमारी नॉलेज बहुत कम है। फिर ICA में आए तो और मालूम चला भाई यहाँ तो बहुत सारा तूफान लगा हुआ है नॉलेज का। फिर उसके बाद हमने CA के जो है वो कोर्सेज पढ़े तो उसे भी हमें मालूम चली चीज़ें। तो ऐसा ऐसा जाके चीज़ें मालूम चलेंगी। बेटा अभी इंशाल्लाह कल हम जर्नल पढ़ेंगे। तो जर्नल में तो तुम इंडेंटेशन की बात कर रहे हो ना, इसे हटा के लिखने को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। कल इंडेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक दिन का। CA के कोर्सेज मैंने इस वजह से किए थे क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि मुझे आर्टिकलशिप करके CA भी कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी फर्म जो है वो स्टार्ट की, टैक्सेशन का काम शुरू कर दिया। क्योंकि आपका कैफ तक एग्जाम होता है, बच्चों को मालूम है माशाल्लाह, कैफ तक आपका एग्जाम होता है। CFAB और आगे वाले 2 पेपर जो है ना फाइनल वाले आपको देने पड़ेंगे। असल में जब आप कर लेते हैं ना, ICA में कर लें या CA कर लें, मैं बात निकल गई तो आपको बता दूं, तो ICA में करने के बाद काफ़ी पेपर CA के एग्जाम होंगे, आप CA कर सकते हैं। CA करके यहाँ आएंगे तो यहाँ के कुछ पेपर एग्जाम होंगे, बाकी देने पड़ेंगे आपको। इसी तरीके से आप आगे और भी क्वालिफिकेशन जैसे ACCA है, उसके भी आपके काफ़ी पेपर एग्जाम हो जाते हैं। सही है, यानी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप हासिल करेंगे ना तो दूसरे को हासिल करना आसान हो जाता है आपके पास। लेकिन टाइम होना चाहिए। अगर आप अर्ली क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास टाइम होगा तो फिर आप दूसरी क्वालिफिकेशन के पीछे जा सकते हैं।
लेट क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, या फिर आपका कोई और मकसद है, जैसे मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, बिजनेस को टाइम नहीं, बिजनेस से अर्निंग होती है ना, इतनी सारी अर्निंग तो हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन मैंने की सारी, तो मुझे मालूम चला कि मुझे इसमें कम फायदा है और अपना ये वाला काम जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसमें मुझे ज़्यादा फायदा है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। ओके, आइए भाई, अब नेचर बताएं मुझे। सप्लाइज की नेचर एसेट, और जब आप इसे ऐसे में कर लेंगे ना, तकरीबन चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होंगी, मतलब आपको पेपर ही देने होंगे। कोर्स देखा, तैयारी की थोड़ी हल्की फुल्की, जाके पेपर दे दी। एसीसी में भी आपके साथ ऐसे होगा, सारे कोर्सेज पढ़े हुए होते हैं, बस वो लेते हैं पेपर्स आपसे। फर्नीचर की नेचर एसेट, इक्विपमेंट की नेचर एसेट, कैश की नेचर एसेट, बैंक की नेचर एसेट। अच्छा, एक बात और भी है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जर्नल का। स्टूडेंट ना, मतलब यहाँ पर बाहर बेचारे स्केचिंग के बगैर भी जर्नल कर रहे हैं, इसमें स्केचिंग होती है, लाइन्स होती है, तो वो क्योंकि स्केचिंग के बगैर कर रहे होते हैं तो वो ये समझ जाते हैं, कहीं पर एनालिसिस हुई हुई हो तो वो समझते हैं कि शायद ये जर्नल बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जर्नल है। देखें इधर आए, ये जो मैंने आपको यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स बताए थे, इसमें टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? जर्नलाइजिंग। असल में जर्नलाइजिंग पढ़ने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे ना तो जर्नलाइजिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उस वक्त ये जो काम हम कर रहे हैं एनालिसिस वाला, ये इस तरीके से नहीं होगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। होगा यही, सिर्फ शक्ल चेंज हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट यही रहेगा कल इंशाल्लाह। चलो बताओ, इंक्रीज, क्योंकि हमने सप्लाईज परचेज की है, इंक्रीज और ये डिक्रीज हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये आपने बहुत अच्छा मुझसे सवाल पूछ लिया। इससे ये होगा कि अब जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा ना, वो तो मुझसे मिल भी नहीं सकता, तो उसके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम जर्नल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एनालिसिस करके कल जर्नल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। एसिड जब इंक्रीज होता है तो बेटा डेबिट, और फिर डेबिट होगा, एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और एसिड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ओके, और क्रेडिट। अब मुझे बताएं अमाउंट्स। 10,000 एंड 15,000 और 10,000, और बताओ 25,000 और 10,000। ओके, अब मुझे बताएं कितने डेबिट है? कितने डेबिट है? 3 डेबिट है। और कितने क्रेडिट है? 2 क्रेडिट है। दोनों बराबर नहीं है, लेकिन डेबिट के अमाउंट का सम कितना बन रहा है? 35,000, और क्रेडिट के अमाउंट का सम क्या बन रहा है? 35,000। तो हमारी वो बात सही हो गई कि डेबिट के अमाउंट का सम और क्रेडिट के अमाउंट का सम बराबर होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई क्यों है? तो जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को चेक कीजिएगा कि डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का सम बराबर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने सारे डेबिट कर दिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने सारे क्रेडिट कर दिए हो। ये आपको खुद देखना होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है बेटा? इक्विपमेंट खरीदी मिस्टर जाहिद से उधार पे। जी, टाइटल्स आप लोग बताएंगे। इक्विपमेंट, जी अगला टाइटल नहीं, मैंने तो अकाउंटेबल नहीं बताया, लायबिलिटी। मैं अभी बताता हूं क्या मामला है। यानी आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके मुताबिक आपको ये 2 टाइटल बताने चाहिए, इक्विपमेंट और लायबिलिटी। अगर आप अकाउंट पेबल बोलते हैं तो इसका मतलब है या तो आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है या फिर आप इंटर कॉमर्स। सही है। तो लायबिलिटी मैंने बताई थी, मैंने अकाउंट से भी नहीं बता रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी ना, उसमें जगह होती है महदूद, तो उसमें अगर लायबिलिटी के भी टाइटल्स लिखे, जैसे एसेट के टाइटल होते हैं ना, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इस तरीके से लायबिलिटी के भी डिफरेंट टाइटल्स हैं। अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बैंक लोन, मॉर्गेज पेबल, डिबेंचर पेबल, बहुत सारे टाइटल्स हैं। अब अगर हम वो टाइटल लिखना शुरू कर दें इक्वेशन में, तो इक्वेशन की जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो बनाना मुश्किल हो जाएगा उसको। इसी वजह से इक्वेशन में हमने लायबिलिटी को सिर्फ क्या बोला? लायबिलिटी। लेकिन अब एनालिसिस में और आगे ये नहीं चलेगा। अब आपको इक्वेशन में तो लायबिलिटी को लायबिलिटी ही बोलना है आपको। यहाँ पर आपको अब क्या करना है? लायबिलिटी का टाइटल लिखना है, और लायबिलिटी का पहला टाइटल आपको बता रहा हूँ आज मैं, और वो है अकाउंट्स पेबल। जो भाई ने बोला अकाउंट्स पेबल, यानी लायबिलिटी आज के बाद जब भी आएगी आप क्या लिखेंगे? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या है? हमने सप्लायर से खरीदारी की और हमने उससे प्रॉमिस कर लिया कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे। हम पर ये क्या है? लायबिलिटी है। जबकि हम सर्विस देते हैं तो हमारा कस्टमर हमसे प्रॉमिस करता है, तो वो हमारा एसेट होता है। अकाउंट्स पेबल कब आएगा? जब हम परचेज करें और पेमेंट ना करें। अकाउंट रिसीवेबल कब आएगा? जब हम बेचें सर्विस वगैरह या गुड्स और हमें पैसे ना मिले तो हम रिसीवेबल का नाम टाइटल लिखते हैं। बहरहाल अब आप लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, अब से आप अकाउंट्स पेबल लिखेंगे। नेचर बताएं? एसेट। और अकाउंट्स पेबल की नेचर? नेचर में आप लायबिलिटी लिखेंगे, टाइटल में आप अकाउंट्स पेबल लिखेंगे। चलो रूल बताओ।
बल्कि इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा भाई, ये भी इंक्रीज होगा। अगर आप इक्वेशन में जाए तो क्या हुआ था, इक्विपमेंट भी बढ़ गई थी और लायबिलिटी भी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए थे। लेकिन दोनों बढ़ने का मतलब ये नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों बढ़ेंगे नहीं, दोनों भी बढ़ सकते हैं, दोनों भी कम हो सकते हैं। लेकिन डेबिट क्रेडिट में ये मसला है कि दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। अब लगाएं जरा रूल लगाएं, एसेट इंक्रीज होता है तो अमाउंट अकाउंट की डेबिट साइड पर जाता है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अमाउंट अकाउंट की, सही हो गया, एक डेबिट आ गया एक क्रेडिट आ गया। अमाउंट कितना है 15,000। तो हमने ये दो क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली। और देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, देखिए आप पढ़े, द प्रोसेस बाय विच इट इज डिटरमिन दैट विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। बस हम ये मालूम कर रहे हैं क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। क्या हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट डिटरमिन कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कब करेंगे? कल, इसके बाद कल मैं आपको रिकॉर्डिंग बता दूंगा, और रिकॉर्डिंग आपको पहले से आ चुकी होगी, क्योंकि आपको ये पता है डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप लोग करवा रहे हैं, 4 क्वेश्चन मैं करके दूंगा, इसका कारण है। अच्छा सही है, बताइए पहली ट्रांजेक्शन। हाँ जी, टाइटल्स, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कैश, दूसरा टाइटल कैपिटल, कैपिटल मिस्टर कारा। हमेशा ये जो ऑनर है इसका नाम आप लिखेंगे कारा जी। ये नाम जो है अगर आप जाएं सदर की तरफ, ये सारे कारा, अंकल सरिया, दिनशा, ये सारे नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। और ये बहुत बड़े बड़े बहुत जबरदस्त लोग थे। अंकल सरिया आप जानते नहीं है शायद, अंकल सरिया ने, हम सोच भी नहीं सकते इतने काम किया, हालांकि गैर मुस्लिम थे वो, हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए। ये दिनशा जो आप जो एलईडी यूनिवर्सिटी है, दिनशा फैमिली ने बनवाई। तो काफी, अंकल सरिया एक कास्ट है, सरिया से बनते हैं। कोई बच्चों वाली बात कर दो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी कुछ ऐसा काम करके जाएं दुनिया में कि लोगों को फैसिलिटेशन हो। अब एनईडी यूनिवर्सिटी देखें, कोई मामूली चीज थोड़ी, वो दिनशा फैमिली ने बनवाई है, दिनशा फैमिली ने। मामा पारसी स्कूल जानते होंगे आप, बीवीएस पारसी, ये भी दिनशा फैमिली और दूसरे जो अंकल सरिया लोग थे इन लोगों ने बनवाई। क्या पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? ओके चले बताएं। तो कारा नाम सुन के आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। नेचर बताएं ऐसे, तो बेटा हर चीज को मजाक में लेके नहीं जाओ, नहीं तुम्हें बोलो, हाँ सीरियस भी हो जाया करो, क्योंकि अब तुम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। जैसे ही आप सीरियस होंगे, जाकिर नाइक कौन? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं उस जैसा लगता हूं? थैंक यू वेरी मच। कैपिटल बताओ, कैपिटल की नेचर क्या है? ओनर्स इक्विटी। अच्छा मुझे सब कहते हैं। ओके बताइए जरा, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है? कैश इंक्रीज हो रहा है और ऑनर इक्विटी भी। अब रूल लगवाइए, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट, ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ओके अमाउंट बताएं। 5 लाख, कोई नई चीज नहीं है, सिंपल एनालिसिस हो गई, डेबिट क्रेडिट मालूम चल गया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखी? हाँ तो वही पुरानी वाली हो जाएगी, बैंक और कैश। अब नेचर लिखेंगे, इसकी नेचर भी एसिड हो जाएगी। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत अहम बात आने वाली है एनालिसिस की। अभी तक तो एनालिसिस बड़ी इजीली चल रही थी, अभी 1-2 बातें आएंगी, वो गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बताएं जरा, बैंक इंक्रीज और कैश डिक्रीज। चलो बेटा, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट, ये एसिड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट ₹1 लाख। अभी जो आपके साथ डिस्कशन होगी ना इस क्वेश्चन के अंदर, ये डिस्कशन क्लोजिंग एंट्रीज जब हम पढ़ेंगे ना वहां यूज होगी। यह आपका कॉन्सेप्ट बनाकर रखेगी कि असल में चल क्या रहा है इधर। आप गौर से सुनिएगा बात को। अगर एक शख्स को ये पता हो कि जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उससे उसे बेनिफिट्स क्या है, तो जब वो उसे यूज करेगा ना तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, उसकी अलग फीलिंग होगी। और किसी को पता ना हो इससे क्या होगा, उसे कंज्यूम भी कर लेगा लेकिन उसकी वो फीलिंग नहीं आएगी जो जिस बंदे को पता हो कि क्या हो रहा है। तो अकाउंटिंग में अभी
कुछ टॉपिक्स आगे ऐसे आएंगे जिसकी इसेंस आपको पता होनी चाहिए डिटेल में, तो वो आपका बड़ा मजेदार आप करेंगे उसको, तो आपको इंजॉयमेंट फील होगी। बहरहाल थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, सप्लाईज खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, और पढ़ लिया आपने। आप लोग मुझे बता दें कि क्या क्या आएगा। एक तो आ जाएगा ऑफिस सप्लाईज का टाइटल, एक आ जाएगा फर्नीचर का टाइटल, और एक आ जाएगा इक्विपमेंट का टाइटल, और कैश का टाइटल, बैंक का टाइटल, और मिसैली नहीं, आउटसाइडर के लिए, आउटसाइडर के राइट के लिए हम अकाउंट्स पेबल का टाइटल यूज करेंगे। लायबिलिटी की जगह पर अकाउंट्स पेबल आएगा। सही है, ओके। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, अब याद कर लें इसको। कैश की नेचर एसिड, फर्नीचर की भी एसिड, इक्विपमेंट की भी एसिड, कैश की भी एसिड, अच्छा ऑफिस सप्लाईज की, और बैंक की भी एसिड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख लें पहले। असल में पहले ना डेबिट वाली चीज़ों को लिखा जाता है, अभी आगे जाकर आपको ये समझ में आ जाएगी बात, और आप खुद ही कर लेंगे। अभी फिलहाल आप पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप टाइटल्स निकाल के लिख दें बस, लेकिन कोशिश करें पहले बढ़ने वाली लिखें फिर कम होने वाली लिखें, लेकिन आगे जाकर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी आप पे अगले कल के टॉपिक में। अकाउंट सेवी की नेचर लायबिलिटी, नाम लिखते हैं बेटा कैपिटल के आगे, सिर्फ लायबिलिटी के आगे भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ ये अभी सब्सिडी लेजर के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। कब अकाउंट पेबल के आगे नाम मेंशन किया जाएगा, कब नहीं मेंशन किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी आप लायबिलिटी, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के आगे नाम मेंशन ना करें, सिर्फ कैपिटल के आगे करें। फिलहाल हर चीज़ बताई जाएगी, हर चीज़ डिस्कस होगी। जब एफएफए खत्म हो रहा होगा ना, अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसमें पूछ लीजिएगा, लिखते रहा करें चीज़ों को जो सवाल दिमाग में आ रहे हैं। जी बताइए, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी इंक्रीज, और जी बेटा ये डिक्रीज होगा, कैश और बैंक भी डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। अच्छा अब रूल लगाएं, एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट और डेबिट, ये भी डेबिट, कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। 3 डेबिट आ गए, 3 क्रेडिट आ गए, इत्तेफाकन आ गए, अच्छी बात है। अमाउंट बताएं, रुपीज 10,000, फिर रुपीज 25,000, 15,000, सही है। अच्छा इसका बताएं, यही 3 अमाउंट आगे आ जाएंगे। चले ट्रांजेक्शन नंबर 4, हमें मालूम चल रहा है ना क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। जी क्या है भाई, हमने परचेज की ड्राई क्लीनिंग मशीन फ्रॉम मिस्टर शम्स, तो सही है। अब आप मुझे बताएं इक्वेशन में क्या किया था, वहीं से टाइटल निकल जाएंगे। एक तो टाइटल आ जाएगा ड्राई क्लीनिंग मशीन, और एक टाइटल आएगा अकाउंट्स पेबल, गुड। लायबिलिटी की जगह पे अकाउंट्स पेबल लिखेंगे। जी बेटा ड्राई क्लीनिंग मशीन क्या है, एसेट, अकाउंट्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। चलो बेटा बताओ, ये इंक्रीज हो रहा है, परचेज किया और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। रूल लगाए, एसिड इंक्रीज होता है डेबिट और क्रेडिट, ओके। रुपीज 1 लाख, नाउ सी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रही है। अभी तक तो सिंपल सिंपल एनालिसिस हमने कर ली, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। इंटर कॉमर्स क्लोजिंग इंटरेस्ट बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं आप बताइए बेटा, क्लोजिंग इंटरेस्ट क्यों बनाते हैं, बताइए क्लोजिंग इंटरेस्ट क्यों बनाते हैं। नहीं है इंटर कॉमर्स, कोई और इंटर कॉमर्स है। हाँ बेटा क्लोजिंग इंटरेस्ट क्यों बनाते हैं, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप गौर से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई बताना चाह रहा तो बताए बेटा। कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि कैपिटल का फाइनल अमाउंट क्या होगा, इससे रेलेवेंट बात है, आप कहे तो सही रही है। इसके अलावा बताएं, इसके अलावा वो बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ और बताएं। हाँ बताएं बेटा, आप बताएं। अकाउंट क्लोज करने के लिए, कौन से अकाउंट्स क्लोज होते हैं। नहीं आपने बात जो है क्लोजिंग एंट्रीज का नाम से ही दायरे ना, क्लोज करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे, सही बोल रहे हैं आप। और बताओ कौन से, एसिड के, एसिड के तो नहीं होंगे, लेकिन बात तुमने सही बोली है कि अकाउंट क्लोज होंगे। मुझे थोड़ा सा ना तुम लोगों को अटेंटिव करना था, इस वजह से मैंने बात की। आइए भाई सुनिए गौर से,
अकाउंटिंग इक्वेशन में कितनी चीजों का डाटा मेंटेन होता है? 3 चीजों का। कौन कौन सा? एसेट का, लायबिलिटी का और कैपिटल का। अब गौर से सुनिए, किसका डाटा मेंटेन नहीं होता था? रेवेन्यू एक्सपेंस का। रेवेन्यू एक्सपेंस को हम क्या करते थे इक्वेशन में? रेवेन्यू और एक्सपेंस जब आती थी तो हम इक्वेशन में क्या करते थे? हाँ, कैपिटल के अंदर प्लस कैश नहीं, कैपिटल में एड या लेस कर देते थे। जब भी रेवेन्यू आती थी कैपिटल को बढ़ा देते थे और एक्सपेंस आता था तो कैपिटल को ये करते थे। याद है आपको? अब इसी से रेलेवेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना। हमने कहा था कि जब एनालिसिस की तरफ जाएंगे और आगे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के अंदर हम रेवेन्यू और एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन करेंगे। अलग से डाटा मेंटेन करने का मतलब क्या है? अभी इस ट्रांजेक्शन में आएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत डिसिप्लिन रहिएगा। अभी ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, रेंडर सर्विसेज फॉर कैश ₹2 लाख। मुझे पता है इक्वेशन में हमने क्या किया था, कैश बढ़ाया था और कैपिटल बढ़ाया था। अब अगर मैं यहां पर भी यही कर लूं, कैश बढ़ा दूं और कैपिटल बढ़ा दूं, तो क्या रेवेन्यू का अलग से डाटा मेरे पास आएगा? नहीं। ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन में 5, इसमें हमने रेवेन्यू अर्न की है। तो यहां पर हमने कहा था कि हम एनालिसिस में और इससे आगे जहां भी रेवेन्यू आएगी हम रेवेन्यू का डाटा मेंटेन करेंगे। रेवेन्यू का डाटा मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल को जो हम बढ़ाते हैं ना, वो अभी नहीं बढ़ाएंगे हम। असल में तो जब रेवेन्यू अर्न हुई है तो उस एसेट पर किसका राइट है? ऑनर का। तो हमें ऑनर का राइट बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, अगर हम ऑनर का राइट बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू का डाटा तो हमारे पास आएगा ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हम रेवेन्यू का अलग से डाटा मेंटेन करें। उसके लिए यहां पर हम कैपिटल को नहीं बढ़ाएंगे, कैपिटल की जगह पे हम रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे। सुनते रहे अभी। इस सवाल में रेवेन्यू का टाइटल क्या होना चाहिए? कौन सा बिजनेस है ये? ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। तो यहाँ पे रेवेन्यू का टाइटल क्या होना चाहिए? ड्राई क्लीनिंग इनकम। अब ये मैंने ड्राई क्लीनिंग इनकम किस टाइटल की जगह पर लिखा है? नहीं, ये तो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू का टाइटल है, कैपिटल की जगह पर लिखा है। यहां पर कैश आना चाहिए था, कीप लिसनिंग, यहां कैश आना चाहिए था और कैपिटल आना चाहिए था, क्योंकि इक्वेशन में हमने कैश बढ़ाया था और कैपिटल बढ़ाया था। लेकिन हमने कैपिटल की जगह कैपिटल को रिप्लेस कर दिया किससे? ड्राई क्लीनिंग इनकम से। अब मसला क्या हुआ? अब अगर मैं ये लिख दूं और देखिए मैं डाटा मेंटेन कर रहा हूं, ये एसिड है, देखिएगा अभी इससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है। और ये क्या है? हमारी रेवेन्यू, ये हमारा ना कैपिटल नहीं है ये। अच्छा, कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और रेवेन्यू क्या हो रही है? जब सर्विस अंजाम देंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी। रूल लगाओ, एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट और रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा कितना? ₹2 लाख। क्या आपके पास रेवेन्यू का डाटा आ गया? आ गया, ये आ गया ना, ड्राई क्लीनिंग इनकम। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि जो कैपिटल बढ़ने वाला काम था वो नहीं हुआ, और कैपिटल तो बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि जब सर्विस अंजाम दी गई है तो एसिड आया है, सर्विस अंजाम दी तो एसिड आया है, और उस एसिड पर राइट किसका है? तो होने का राइट बढ़ना चाहिए था। तो फिर क्या होने का राइट नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? साल के एंड में। कब बढ़ेगा? यानी साल भर हम क्या करते रहेंगे? साल भर जहां पर भी रेवेन्यू आएगी हम कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, हम उसकी जगह पे क्या लिखते रहेंगे? ड्राई क्लीनिंग इनकम, ड्राई क्लीनिंग इनकम, ड्राई क्लीनिंग इनकम। इसी तरीके से साल भर जब कैपिटल कम हो रहा होगा ना एक्सपेंस की वजह से, तो हम क्या करेंगे? हम कैपिटल कम नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? एक्सपेंस लिख लेंगे। लेकिन कैपिटल कम नहीं होगा। क्या होगा? कब होगा? वो साल के एंड में। मतलब साल के दौरान आप ना कैपिटल कम करें रेवेन्यू की वजह से, कैपिटल ना कैपिटल बढ़ाएं रेवेन्यू की वजह से, ना एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम करें, बल्कि जहां पर रेवेन्यू बढ़ रही हो, जहां पर कैपिटल बढ़ रहा हो रेवेन्यू की वजह से, वहां पर रेवेन्यू लिख दें, और जहां पर एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम हो रहा हो वहां एक्सपेंस लिख दें। लेकिन इन्वेस्टमेंट के वक्त कैपिटल ही लिखें, इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ रहे हम। कहां पर कहानी कर रहे हैं? जहां पर रेवेन्यू और एक्सपेंस आ रही है। इससे फायदा क्या होगा? रेवेन्यू और एक्सपेंस का डाटा भी आ जाएगा। नुकसान क्या होगा कि साल के दौरान कैपिटल नहीं बढ़ सकेगा। तो कैपिटल बढ़ने वाला काम हम कब करेंगे? साल के एंड में। हम कैपिटल बढ़ने वाला काम साल के एंड में करेंगे। ड्राइंग में भी हम कैपिटल कम करने के बजाय ड्राइंग लिखेंगे, और साल के एंड में ले आके ड्राइंग कैपिटल में से लेस कर लेंगे। मतलब 3 जगहों पे। कल देखिए मैंने आपको बताया था ना कंक्लूजन के अंदर, चले वो कंक्लूजन आपको याद होगा कि ऑनर के राइट में इजाफे की कितनी वजूहत हैं? 2। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू। और कमी की क्या क्या वजह है? एक्सपेंस और ड्राइंग। तो इसमें सिर्फ एक वजह से आप ऑनर का राइट बढ़ाएंगे साल के दौरान, और वो सिर्फ क्या? इन्वेस्टमेंट। बाकी 3 वजूहत जो है इक्वेशन में जिनमें कैपिटल को छेड़ देते हैं हम, उसमें हम कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे। कौन कौन सी वजूहत हैं वो? रेवेन्यू, एक्सपेंस और ड्राइंग। और साल भर
हम कैपिटल को कम या कम करने या इजाफा करने कम करने के बजाय और इजाफा करने के बजाय उसमें इनका ही डाटा मेंटेन कर लेंगे, और साल का एंड जब आएगा तो रेवेन्यू को ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे, एक्सपेंस को ले जाकर कैपिटल में से लेस कर लेंगे, और ड्राइंग को ले जाकर भी कैपिटल में से लेस कर लेंगे। तो क्या साल के एंड में कैपिटल का फाइनल बैलेंस पता चल जाएगा फिर, लेकिन साल भर कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा होगा वो हमारा पुराना वाला होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही होगी। ऑनर को अपना राइट साल के दौरान पता नहीं चलेगा। इससे फायदा ये होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा आ जाएगा, हम अपना इनकम या लॉस भी कैलकुलेट कर सकेंगे। एंड दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, क्या कि हम एनालिसिस से लेकर आगे तक एसेट लायबिलिटी कैपिटल के साथ साथ रेवेन्यू और एक्सपेंस का डाटा भी मेंटेन करेंगे, और ऐसे करेंगे कि जहां भी कैपिटल बढ़ रहा हो रेवेन्यू की जगह पर वह कैपिटल बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिख दो। अब आप लोग आज से इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन में तो वही करना है आपको, एनालिसिस और इसके आगे हर जगह कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू में रेवेन्यू लिखेंगे। एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन में कैपिटल कम करते थे, कैपिटल कम नहीं करेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे। यानी एक टाइटल वही होगा, कैश कम हो रहा है, लेकिन कैपिटल कम करने के बजाय एक्सपेंस में एक्सपेंस लिख देंगे, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। अभी मैं करवा रहा हूं आपको, अगली ट्रांजेक्शन में जाओ यही चीज होगी। सर्विस अंजाम दिए, कैश ले लिया 3 लाख, 1 लाख बैंक में डाल दिया। इक्वेशन में क्या हुआ था, कैश बढ़ा था और बैंक बढ़ा था, और इक्वेशन में क्या हुआ था वो बताओ। इक्वेशन में क्या हुआ था, कैश बढ़ा था, बैंक बढ़ा था और कैपिटल बढ़ा था। लेकिन हम बताएं मुझे ये बात, क्या ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है? तो हम यहां पर कैपिटल बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू का डाटा लिखेंगे, और उसका टाइटल हमने लिखा हुआ है ड्राई क्लीनिंग इनकम, ये हम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ऑडिटर का सवाल हो तो फी इनकम लिखेंगे, कंसल्टेंट का हो तो कंसल्टेशन इनकम लिखेंगे, एजेंट का हो तो कमीशन इनकम लिखेंगे। वो टाइटल हम चेंज करते रहेंगे। थोड़ा चौथे सवाल तक करवा लूं, सर्विस इनकम मतलब है तो सर्विस इनकम लिखेंगे। इसी वजह से देखिए मैंने इक्वेशन के एंड में आपको टाइटल्स लिखवाए थे, ताकि जब आप एनालिसिस में आए तो आपको टाइटल में परेशानी ना हो, वो टाइटल में आपको लिखवा चुका। सर्विस अगर बिजनेस का नहीं पता हो तो सर्विस इनकम लिख लें आप, कि भाई सर्विसिंग बिजनेस कर रहा है लेकिन कौन सा कर रहा है ये नहीं मालूम, तो सर्विस इनकम। और टाइटल आप बना सकते हैं तो भी टाइटल बना के लिखें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं नेचर, कैश की नेचर एसेट, बैंक की एसेट, डायरेक्ट क्लीनिंग इनकम की रेवेन्यू। अच्छा अब वो बताओ इंक्रीज डिक्रीज जी, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास कैश, और ये इंक्रीज, और इनकम भी इंक्रीज, इनकम भी इंक्रीज हो रही है। अब रूल लगाए, एसेट इंक्रीज होता है तो ये भी डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टेबल याद कर लें। कैश कितने से बढ़ेगा बेटा, 2 लाख, और बैंक 1 लाख, और रेवेन्यू 3 लाख। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि इक्वेशन में तो रेवेन्यू में कैपिटल बढ़ाते थे, यहां पर तुम ड्राई क्लीन इनकम क्यों लिख रहे हो, तो आप जवाब दे देंगे उसको। आप क्या बोलेंगे, हमें रेवेन्यू का अलग से डाटा चाहिए, उसके लिए हम कैपिटल बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिख रहे हैं। तो वो बोलेगा पागल, कैपिटल नहीं बढ़ा रहे। तो आप बोलेंगे वो बढ़ाएंगे हम साल के एंड में, ये सारी इनकम ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, जब अपनी इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करके। अच्छा आखिरी ट्रांजेक्शन बताओ, सेविंग, सर्विस अंजाम दिए उधार पर। इक्वेशन में क्या हुआ था, एक तो एसिड बढ़ा था, अकाउंट्स रिसीवेबल, और एक हमारे पास कैपिटल बढ़ा था। लेकिन कैपिटल बढ़ाने के बजाय हम यहां पर लिखेंगे ड्राई क्लीनिंग इनकम। अच्छा आपकी क्लास ना बहुत खुशकिस्मत क्लास है, आज से पहले किसी क्लास को भी बैक हैंड पे रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। आप लोगों को ये सहूलत हासिल है, तो आप लोगों का अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आप आराम से उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। और होता है ना कोई चीज़ टीचर तेज लेके चला गया, टाइम भी नहीं बचा, तो वो आपके पास मौजूद है। तो पिछले वाले स्टूडेंट बोले थे हमारे टाइम पे आपने ये नहीं किया, तो उनके टाइम पे ज़रूरत नहीं थी मुझे। अकाउंट रिसीवेबल की ज़रूरत इस वजह से नहीं थी क्योंकि मुझे आगे मुझे लग रहा था कि मैं कंटिन्यू करूँगा। रिसीवेबल की नेचर क्या है, एसेट। ड्राई की इनकम की नेचर रेवेन्यू। चलो बताओ, इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, रूल लगाओ। एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ₹50,000। मैंने अपना पहला बैच 2004 में पढ़ाया था, इंटर कॉमर्स का।
2004 में। फोर मुझे करवाने दें आप, 4 के बाद से आपको खुद ही करना है। और भी सवाल चाहिए तो मुझे बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैं आपको लिमिटेड प्रैक्टिस ऐसी बना के देने की कोशिश करता हूं, बातें नहीं करें, कि आपका काम भी हो जाए और आप पे लोड भी ना आए। लिमिटेड प्रैक्टिस है ये। अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको जगह बता सकता हूं, वरना आपको वैसे जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको हाका बैटनर की बुक दी है ना, हाका बैटनर की जो बुक मैंने आपको भेजी है पीडीएफ में, हाका बैटनर बुक का बेटा ऑथर का नाम है ना, क्या करूं, उसके अंदर आप जाएंगे तो एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जर्नल वाले चैप्टर में जाइएगा, मिल जाएंगे। बेटा आपको अगर आपकी अटेम्प्ट नहीं बनेगी, अटेम्प्ट बनानी पड़ती पूरी क्लासेस लेकर। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है और आपने पूरी क्लासेस नहीं ली तो आपकी अटेम्प्ट नहीं बनेगी। अगर आपने पहले अटेम्प्ट बनाई हुई है, लेकिन क्लासेस एक दफ़ा लेनी पड़ती है, तो आपकी अटेम्प्ट बन जाती है, फिर आप पेपर दे सकते हैं। सही, हाँ। अटेम्प्ट पीछे बनी हुई है, क्या है आपकी, बोलो। तैयारी आपके भली हुई भी हो, लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं बनाई हुई तो पेपर नहीं दे सकते। अटेम्प्ट बनाने के लिए पूरा आपको सेशन लेना पड़ता है उसको। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कोर्स उठाया और मैंने एक क्लास ज्वाइन की, पूरी क्लासेस ले ली, तो मेरी अटेम्प्ट बन गई। मेरी मर्जी है, मैं पेपर कभी भी दूँ। हाँ, दिसंबर या फैब में बनेगी। दिसंबर में भी नहीं बनेगी, आप दिसंबर में दे नहीं पाओगे पेपर, ये 4 महीने क्लास चलती है। सही, आप फैब वाली अटेम्प्ट में पेपर दे सकते हो। सही, 4 महीने तो ऑलरेडी क्लास चलेगी ना, 90 आवर्स की क्लास है, 4 महीने चलती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फिर आप कैसे अटेम्प्ट दोगे? आपको फैब वाले में देनी पड़ेगी, अटेम्प्ट बनानी पड़ेगी। आप डीएलपी में भी लोगे तो फिर टाइम, हाँ बेटा, आपके एमसीक्यूज आते हैं 30, बाकी क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन बने हुए होते हैं, बाकायदा सॉल्व करना पड़ता है उनको, फिर आंसर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई इसकी नेचर बता दो, जैसे कैपिटल की नेचर क्या है, आप बोलेंगे ऑनर्स इक्विटी। इस तरीके से कुछ कुछ होते हैं, बाकी ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाले होते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन अभी रोक दें। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर भी आपको अपना वो टाइम गुजारना पड़ता है, जो आपका टाइम पीरियड है, उसके बाद अटेम्प्ट बनती है आपकी। डीएलपी में असल में लेक्चर ऑनलाइन इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर वो क्लासेस लेते हैं। समझ में आ रही है? आप देखो ना, एक अगर टीचर आपसे कम्युनिकेशन कर सकता हो ना व्हाट्सएप के जरिए या किसी और मदद से, तो फिर आपको हेल्प मिल सकती है डीएलपी में, वरना तो कैसे मिलेगी? और टीचर से आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, भले देख नहीं। आप इस बारे में मुझसे क्लास के बाद बात कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। तो मैंने भेज दी, नहीं जरूरी नहीं, आप कोई और एडिशन भी ले सकते हो, हाका बैटनर का ना, फ्रैंकवुड और हाका बैटनर, फ्रैंकवुड की 1 बुक, हाका बैटनर की वो बुक जो मैंने भेजी। सही, चले। थ्योरी न्यूमेरिकल, ज्यादातर न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए बेटा आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। वेट करें बेटा, आपका जब सिलेबस होगा ना अच्छा खासा, मैं आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा, पेपर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग इतने बेताब ना हो, पहले पढ़ लें। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ जावेद & कंपनी द ऑडिटर्स। ऑडिटर्स हैं, ये आपको पता है। कुछ ट्रांजेक्शन, इसमें कितनी ट्रांजेक्शन न्यू थी? इसमें 4 ट्रांजेक्शन न्यू थी ना 4th क्वेश्चन में। चलो करवाओ जरा, आप करवाइए बेटा। चले आने, पहली ट्रांजेक्शन कौन कौन से टाइटल आएंगे? कैश एंड कैपिटल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग। अच्छा, कैपिटल के आगे नाम आएगा, किसका नाम आएगा? मैंने आपको क्या बताया था, किसका नाम आता है? ऑनर का। अब मुझे बताएं इस सवाल में ऑनर का नाम क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं है ऑनर का नाम। हेलो, पीछे ऑनर का नाम यहां मेंशन नहीं हुआ हुआ, बिजनेस का नाम मेंशन हुआ हुआ है। बिजनेस का नाम जावेद & कंपनी हो तो जरूरी है कि ऑनर भी जावेद हो सकता है ऑनर उस्मान हो सकता है ऑनर कोई और हो, तो यह ऑनर का नाम नहीं दिया हुआ, इस वजह से ऑनर का नाम नहीं लिखेंगे। कैश और कैपिटल, जी नेचर एसेट, कैपिटल की नेचर ऑनर्स इक्विटी।
जी। एसिड क्या हो रहा है? कैश इंक्रीज हो रहे हैं और ऑनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट और ये क्रेडिट। अमाउंट बताएं। 5000। ओके नेक्स्ट। दूसरी क्या है बेटा? फर्नीचर परचेज कर लिया। फर्नीचर और कैश। फर्नीचर की नेचर एसिड और कैश की नेचर भी ऐसी। फर्नीचर क्या हो रहा है? इंक्रीज और कैश डिक्रीज। एसिड इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर अमाउंट जाता है और क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पर अमाउंट जाता है। रुपीज 2500। तीसरी ट्रांजेक्शन एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है, ये मुझे आपको बतानी है, इस वजह से मैंने सवाल करवा रहा हूं आपको। क्या हुआ था इक्वेशन में? एक्सपेंस में क्या बताया था? अगर यूज हो गया है तो कैश को कम करके ऑनर का राइट कम कर देंगे, यही किया था ना कल। अब यहां पर हम क्या करेंगे? अगर हम बिल्कुल, कितना बोलना पड़ता है यार, हम लोग ख्याल किया करें। अगर हम इक्वेशन वाले तरीके से करें तो हमारे पास क्या होगा? हम बोलेंगे कैपिटल कम कर दो और कैश भी क्या कर दो। अगर हम ऐसा कर दें तो एक्सपेंस का कोई डाटा मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम कैपिटल को कम करने के बजाय यहां पर एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, ऑफिस रेंट। तो मैंने कैपिटल की जगह पे ऑफिस रेंट एक्सपेंस लिख दिया। वजह क्या है? मुझे एक्सपेंस का भी अलग से डाटा चाहिए, ये है वजह इसकी। और एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन करने के लिए मैंने कैपिटल की जगह पे एक्सपेंस को लिख दिया। तो कैपिटल कम करने वाला काम मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। साल के एंड में ये एक्सपेंस जाएगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम एक्सपेंस का डाटा मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम इस एक्सपेंस को रेवेन्यू में से लेस करके इनकम या लॉस कैलकुलेट कर सकें। नेचर क्या होगी ऑफिस रेंट एक्सपेंस की? एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस? एक्सपेंस की नेचर बेटा एक्सपेंस की होगी। कैश की नेचर एसेट। चलो अब बताओ, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? कैपिटल डिक्रीज हो रहा था, लेकिन कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए एक्सपेंस खुद इंक्रीज होगा, एक्सपेंस डिक्रीज नहीं होगा। अच्छा, और ये कैश डिक्रीज। अच्छा, रूल लगाए, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट और एसेट डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है डेबिट। क्रेडिट बेटा रुपीज 300। ये देखें, ये दो किस्म की ट्रांजेक्शन आपके सामने आई। एक तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 की आखिरी की तीनों ट्रांजेक्शन, तीनों में कैपिटल को बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिखा। यहां पर तीसरी ट्रांजेक्शन कैपिटल कम करने के बजाय एक्सपेंस लिखा। जबकि इन्वेस्टमेंट के वक्त देखें आप, इन्वेस्टमेंट में क्या किया? कैपिटल को बढ़ाने के लिए कैपिटल ही बढ़ाया हमने, इसको चेंज नहीं किया, मतलब इन्वेस्टमेंट में तब्दीली नहीं हुई। अच्छा, फोर्थ ट्रांजेक्शन बताओ क्या लिखी हुई बेटा? सर्विस अंजाम दिए, कैश ले लिया। तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए था? कैश बढ़ना। और इक्वेशन में क्या होना चाहिए था? कैश बढ़ना चाहिए था और कैपिटल। लेकिन यहां पर भी हम कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, कैपिटल बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे। अब इस सवाल में रेवेन्यू का क्या टाइटल आएगा? फी इनकम। फी इनकम कल बताया था कि ऑडिटर के बिजनेस में रेवेन्यू को फी इनकम बोलते हैं। अच्छा चलो, ये फी इनकम साल के एंड में जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके बताइए, एसेट और रेवेन्यू नेचर बताओ, इंक्रीज डिक्रीज? कैश इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू में क्या हो रही है? इंक्रीज। रूल लगाएं, एसेट इंक्रीज होता है तो और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो अमाउंट बताओ 1000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जी बेटा, कहां पर? इधर टाइटल में। कहां पर? यहां पर। असल में ऑफिस रेंट का जो टाइटल है ये बोल रही है फी इनकम में हमने रेवेन्यू नहीं लिखा। पहली चीज है रेवेन्यू और इनकम इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है, सही। दूसरी चीज, आप चाहे ना तो ऑफिस रेंट को सिर्फ ऑफिस रेंट ही लिख सकते हो। नॉर्मली ऑफिस रेंट एक्सपेंस होता है, अगर एसिड होगा ना तो प्रीपेड लगा देंगे आप। लेकिन हम अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा टाइटल बना लेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस। जैसे सैलरीज है, अरे बहुत अच्छा सवाल पूछा ही। जैसे सैलरीज है, इसका आप सिर्फ सैलरी बोलेंगे ना तो इसका मतलब होगा ये एक्सपेंस है, और अगर एसिड होगा तो प्रीपेड सैलरी बोलेंगे। लेकिन हम लोग ना एक्सपेंस का टाइटल लगा के जोर दे देते हैं कि भाई इसकी नेचर एक्सपेंस ही होगी तो एक्सपेंस भी लगा दो इसके साथ। समझ में आ रही बात? हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेंस लगा देते हैं। हम लोग मतलब अकाउंटेंट्स तो लगाएं, और वरना अगर आप ना लगाएं ऑफिस रेंट लिखे सिर्फ करेक्ट है, लेकिन अभी पढ़ते वक्त ऐसे काम नहीं करें।
सही है, बिजनेस जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप करें। ओके, नेक्स्ट सप्लाईज ऑन अकाउंट। क्या किया था इक्वेशन में, बताओ बेटा? टाइटल्स सप्लाई बढ़ाई थी और लायबिलिटी बढ़ाई थी। अब यहां पर क्या बढ़ाएंगे? सप्लाई बढ़ाएंगे और अकाउंट्स पेएबल बढ़ाएंगे। तो हमने कितने टाइटल्स चेंज किए? हम लोगों ने एक तो लायबिलिटी को चेंज करके अकाउंट्स पेएबल बनाया, दूसरा रेवेन्यू की जगह पर हमने कैपिटल लिखने का बजाय रेवेन्यू लिखा, इसके अलावा एक्सपेंस में हमने कैपिटल कम करने के बजाय एक्सपेंस लिखा। कुछ तब्दीलियां की हैं, बाकी टाइटल सारे वैसे ही आ रहे हैं जैसे कहाँ थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। चलो बताओ, सप्लाईज की नेचर एसेट, अकाउंट पेएबल की नेचर लायबिलिटी। चलो बताओ, एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज, लायबिलिटी भी इंक्रीज। रूल, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अमाउंट 200। अच्छा, अगला बताओ, अगले में क्या हो रहा है बेटा? अगली ट्रांजेक्शन में हमने सर्विस अंजाम दी है और 750 की उधार पर। इक्वेशन में क्या किया था? ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? मुझे बोलने का शौक नहीं है, आप लोगों को करते वक्त दिमाग में ही सवाल दौड़ाना है। ट्रांजेक्शन आई, एनालिसिस कर रहे हो तो पहला सवाल दिमाग में इक्वेशन में क्या किया था, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में जो किया था उससे टाइटल लिख लेंगे और कुछ चीजें तब्दील करवाई है मैंने। चलो बताओ, इक्वेशन में क्या किया था जी? इस ट्रांजेक्शन में इक्वेशन में क्या किया था? आप ट्रांजेक्शन दोबारा पढ़ लें। सर्विस अंजाम दी है उधार पे उल्फत इन सेंस को 750 की। क्या किया था इक्वेशन में? अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाया था बेटा, अकाउंट्स, और क्या बढ़ाया था? कैपिटल। लेकिन यहां पर कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे हम, यहां पे हम रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे, दैट इज फी इनकम। अब नेचर, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट, फी इनकम की नेचर रेवेन्यू। अच्छा, अभी जब आप पहली मर्तबा जो पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग, उसे पीछे मुड़ मुड़ के चीजें देखनी पड़ेंगी, समझ में आ रही? देखनी पड़ेगी। तो इसको आप ये नहीं समझे कि आप स्लो हैं, आप देखनी पड़ेंगे, आप देखें लाजमी। देखने से आपका लिंक क्रिएट होगा कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा तो वहां पे कैसा था, अच्छा ये था, इस तरीके से देखें आप लाजमी। वरना अगर आप नहीं देखेंगे पीछे मुड़ के तो फिर कनेक्शन नहीं बन पाएगा आपका। लाजमी ये चीज अच्छी है जी। और कोई भी चीज हो रही हो, कैलकुलेट हुई, आप कैलकुलेट खुद करके देखें क्या है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ऐसे, हाँ ये ऐसी होता है हमेशा जी। बताइए, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है? इंक्रीज, और ये रेवेन्यू बढ़ रही है। एसेट बढ़ता है तो एक 2007 में बीकॉम की क्लास थी, आगे रो में 5 बहनें बैठती थी, वो बातें कैसा करती थी? बातें करना बिल्कुल अलाउ नहीं था, नहीं बातें नहीं कर सकते आप, बोल नहीं सकते क्लास में, तो वो लिख लिख के बातें करती थी। तो एक दफा ऐसे एक का इकोनॉमिक्स का रजिस्टर मैंने ले लिया, देखा है तो पूरी तकरीर लिखी हुई है, हाँ भाई कि टॉपिक की ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, और इस तरीके से लिखा। तो आप अगर चाहें तो आप लिख कर बात कर सकते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट जी। अमाउंट बताएं, 750। में वो आपने ऐसे हैंडआउट को मुंह पर लगाया तो मुझे ये बात याद आ गई, ऐसे भी करते हैं, नाराज तो नहीं होते ना? थैंक यू वेरी मच। अब आ रही है हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। अच्छा, कितनी जगहों पे मैंने कैपिटल की जगह पे टाइटल चेंज कर दिया है? रेवेन्यू और एक्सपेंस में, और इन्वेस्टमेंट में किया। अब ये आखिरी चीज रह गई ड्राइंग, और वो वाली ट्रांजेक्शन आ गई है। क्या लिखा हुआ है? विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब मुझे ये बताएं इक्वेशन में क्या हुआ था? कैश कम किया था और ऑनर का राइट कम किया था, लेकिन यहाँ पे हम ऑनर का राइट कम नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? अब एक बात जरा मेरी गौर से सुनिएगा, जो सवाल पूछना उसका जवाब दीजिएगा। मुझे बताएं कैश की नेचर क्या है? मैंने ये ड्राइंग किसकी जगह पे लिखी है? कैपिटल की जगह पर। यहाँ पे कैपिटल को कम होना था, मैंने कैपिटल कम नहीं किया, ड्राइंग लिखा है। ये ड्राइंग फ्यूचर में जाएगा और कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ऑनर के राइट में से लेस हो गई। लेकिन क्या ये ड्राइंग एक्सपेंस है? बताने देना उनको।
क्या ड्राइंग एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। शुरू से जो लेक्चर ले रहा है क्या ड्राइंग एक्सपेंस है? यस नहीं, ये तो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं भाई। बेटा ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है? कीप लिसनिंग जी, इनकी बात सुने। ये कह रहे हैं ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, ऑफिस एंड एक्सपेंस होता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होती है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता। वो जवाब दे रहे ना। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अमजद की बहुत सारी जगहों से आवाजें आ रही हैं। हमजा, मोहम्मद हमजा की बहुत सारी जगहों से आवाजें आ रही है भाई। तो ऐसा कब होता है पता है ना आपको? एक दफा बोल रही है 200 आवाजें आ रही हैं वो जी। सर क्योंकि ये हम फिर से माइनस कर देंगे। नहीं एक्सपेंस क्यों नहीं है? एक्सपेंस क्यों नहीं है? एक्सपेंस नहीं है। वो बताएगा बच्चा, वो बताएगा। एक्सपेंस तो नहीं है और ये बात हो सकती है। इसके अलावा बताएं, ये बात नहीं है। हाँ बताओ। नहीं एक्सपेंस क्यों नहीं है? वो तुम तो इसकी नेचर बता रही हो, दिस इज द करेक्ट नेचर। लेकिन पहले तो ये फैसला करें कि एक्सपेंस क्यों नहीं है। हाँ ऐसे नहीं बोलेंगे। चले मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये बात भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा। नेचर तो तुमने सही बताई, आपने भी सही बात बोली, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी कम है ये बात। चले मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। हम लोगों ने जब दूसरे दिन लेक्चर लिया था तो मैंने आपको एक्सपेंस डिफाइन किया था। क्या बताया था एक्सपेंस के बारे में? कॉस्ट एक्सपायर होगी बिजनेस में और बेनिफिट देगी बिजनेस को। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही है तो कोई पेमेंट हम कर रहे हैं वो एक्सपेंस होगी। क्या क्या कंडीशन थी एक्सपेंस की? कॉस्ट एक्सपायर होगी बिजनेस में और बेनिफिट देगी बिजनेस को। ये बात आपको पेपर में लिखनी है इस तरीके से। अब ये ड्राइंग कर रहे हैं ऑनर, क्या ये बिजनेस में एक्सपायर हो रही है? बताएं, जवाब दें। क्या ये ड्राइंग का पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है? नहीं। क्या ये बिजनेस को फायदा दे रहा है? नहीं। यही बात आपने बोली थी, लेकिन लिखनी ऐसी है। पहले आपको एक्सपेंस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अगर पूछ ले ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है या नहीं बताओ, तो आप पहले लिखेंगे एक्सपेंस इज द कॉस्ट दैट हैज बीन एक्सपायर्ड एंड हैज जनरेटेड रेवेन्यूज इन द बिजनेस, बेनिफिट इन द बिजनेस। और क्योंकि ड्राइंग बिजनेस में एक्सपायर ही नहीं होता है, तो पर्सनल लाइफ में एक्सपायर हो रहा है। और दूसरी चीज, इससे बिजनेस में कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, इस वजह से ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। तो ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। अब ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है तो ड्राइंग क्या है? सही है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्या ड्राइंग ऑनर के राइट में कमी करेगा? यस। क्या एक्सपेंस ऑनर के राइट में कमी करता है? यस। लेकिन ये ऑनर के राइट में कमी तो करेगा, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। और जो टाइटल ऑनर के राइट में कमी तो करे लेकिन वो एक्सपेंस ना हो, तो हम बोलते हैं वो ऑनर के राइट की उलट है। यानी एक्सपेंस ना होने का मतलब क्या हुआ? ये इनकम निकालने में यूज नहीं होगा। इनकम निकालने में क्या क्या यूज होगा? रेवेन्यू और एक्सपेंस। ड्राइंग क्योंकि एक्सपेंस ही नहीं है, तो इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग वहां लेके नहीं जाएंगे, लेकिन ऑनर के राइट को इससे कम करेंगे हम। और जो टाइटल ऑनर के राइट में कमी करे लेकिन एक्सपेंस ना हो, वो ऑनर के राइट की क्या होती है? उलट, अपोजिट। और ऐसे टाइटल जो किसी और अकाउंट का उलट हो, अपोजिट हो, उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं? यानी अकाउंटिंग में अगर कोई अकाउंट किसी दूसरा अकाउंट की उलट है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। और ये किसकी उलट है? ड्राइंग ऑनर्स इक्विटी की। इसी वजह से इसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। कितने टाइप के अकाउंट्स बताए थे मैंने आपको? 5। एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इसी तरीके से 5 कॉन्ट्रा भी होते हैं। कॉन्ट्रा एसेट आएगा आगे, कॉन्ट्रा लायबिलिटी, कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। 5 और नेचर हैं। कॉन्ट्रा है वो उलट है उसकी, और उलट वाले में तमाम रूल्स भी उल्टे हो जाते हैं। जैसे एसिड बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अगर कभी फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रा एसिड आ गया जो एसिड की उलट हो, तो वो बढ़ने पर डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। एसिड कम होने पर क्या होता है? क्रेडिट। अगर फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रा एसिड आ गया तो वो कम होने पर क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा। तो ये जो ड्राइंग है इसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। बेटा गुड, आपने बिल्कुल सही नेचर बताई, लेकिन मैं नेचर नहीं पूछ रहा था, लेकिन आपने नेचर बिल्कुल करेक्ट बताई। ये इसी वजह से मैं इनको गुड कह रहा हूँ, और आप भी इन्होंने नेचर बताई है, क्योंकि बच्चों को ना नेचर याद ही नहीं होती इसकी ड्राइंग की, और ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड। मुझे बताएं, पहली चीज इस ट्रांजेक्शन में मैंने आपको क्या बताई है कि कैपिटल कम करने के बजाय मैंने क्या लिखा है? ड्राइंग। और ये कैपिटल बाद में जाके ऑनर के राइट में से लेस होगा, लेकिन ये इनकम या लॉस
निकालने के लिए यूज नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंस नहीं है। इसकी नेचर क्या है? काउंटर ऑनर्स इक्विटी। अब मुझे ये बताएं कि ड्राइंग का डेफिनेशन क्या है? कल लिखवाई थी, विड्रॉल ऑफ एसेट और पर्सनल, विड्रॉल ऑफ एसेट ना। तो ड्राइंग इज विड्रॉल ऑफ एसेट। तो ड्राइंग बढ़ रही है कम हो रही है? हम कैपिटल को कम करेंगे, कैपिटल तो कम हो रहा है, लेकिन ड्राइंग का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ एसेट, एसेट निकालना। तो एसेट निकालने का अमल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। इसी वजह से हम यहाँ इंक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज नहीं लिखेंगे। डिक्रीज कैपिटल होगा। कैसे होगा? ये ड्राइंग जाके कैपिटल को माइनस कर देगी, कम कर देगी। तो पहली चीज कैपिटल कम करने के बजाय ड्राइंग लिखी, और ड्राइंग की नेचर एक्सपेंस नहीं है, काउंटर ऑनर्स इक्विटी है, और ड्राइंग कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अच्छा, ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या होती? अगर ये ऑनर इक्विटी होती, अभी तो ऑनर इक्विटी नहीं है ना ये, अगर ये ऑनर इक्विटी होती तो बढ़कर क्या हो जाती? क्रेडिट। लेकिन ये तो काउंटर ऑनर्स इक्विटी है, तो बढ़कर क्या होगी? डेबिट। तो देखिए इसमें आपने काफी बातें देखी। पहली बात, कैपिटल का भी ड्राइंग जा रहा है। दूसरा, ड्राइंग क्या है इसकी कल डेफिनेशन बता दी थी। तीसरा, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, काउंटर ऑनर इक्विटी है, याद रखिएगा इसको। अगर कोई एक्सपेंस बोले आपके सामने ड्राइंग को, तो आप क्या करेंगे? आप उसे पकड़ के बैठ जाइए, बोले मैं तुम्हें बताता हूं कि ड्राइंग क्या है, उसे एक्सप्लेन करिएगा। और अगर आप ये करना शुरू कर दें, पकड़ के बैठिए और उसे समझाएं चीज को, तो आपकी बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। आपको ढूंढना चाहिए उस बंदे को जिसको आपकी जरूरत है, और उसे आप पढ़ाएं। पढ़ाने से चीजें याद हो जाती हैं और आपको खुद आसानी होगी। जब मैं पढ़ता था यहाँ पर, अगर आप ICMA का वो खोलें वेबसाइट और उसमें परफॉर्मेंस अचीवर्स की लिस्ट निकालें, तो उसमें मेरे CM भी मौजूद है। CM समझते क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मतलब आप पूरा सेमेस्टर एक साथ दें और सबसे ज्यादा मार्क्स लें सब्जेक्ट के अंदर, तो उसमें आपको CM मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी फिर आगे मिलती है मजीद। अभी स्कॉलरशिप में कुछ लोग होंगे, तो आगे भी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लें आप, उसमें कैश प्राइज भी मिलता है, तो आपको उसमें वो नजर आएंगे। सुन ले, सारी चीजें बता रहा हूँ। तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इंग्लिश में मेरे CM थे, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आगे CM थे, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में था। तो उससे काफी फायदा होता है। तो ये मैंने कैसे हासिल किए थे? मैं जो चीज पढ़ता था, मैं किसी ना किसी को ग्रुप बनाए हुए थे, हमने नीचे इजाजत दी हुई थी क्लास में। हम एतमाद था ना उनको, तो उन्होंने हमें क्लास दी हुई थी, हम पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को। तो जो चीज पढ़ते थे उसको पढ़ाते थे, तो फिर हमें अलग से रिवाइज करने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इससे ये बेनिफिट होता है। बहरहाल रुपीज, तो आप वो लिस्ट देखिएगा, मैं आपको भेजूंगा अभी। तो उसमें हमारी क्लास की, हाँ ग्रुप में आप लोग देखते भी रहा करें। नीचे इन्होंने तस्वीर लगाई हुई, ये नए बच्चे हैं। अगर आप यहाँ से जाएंगे नीचे से एडमिशन ऑफिस के सामने, तो कुछ तस्वीरें लगी हुई होंगी। दीज आर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स। तो इस वजह से इनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। कैश क्या हो रहा है? गोल्ड मेडल भी होता है। डिक्रीज, एसिड डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट बताएं, ₹100। आपको ये जो मजाक करने वाले लोग हैं, क्लास को डिस्टर्ब करने वाले, ये आपको दूसरे तीसरे सेमेस्टर में नजर नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आपको चाहिए, नहीं तो भाई उसकी तरफ क्यों देख रहे हो तुम लोग? उसकी तरफ नहीं देखो। तो कुछ लोगों को, आप लोगों को अभी से सीरियस रहना है। मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, तुम लोगों ने जो है हंस के मेरे दिमाग से बात ही निकलवा दी। पता नहीं क्या बात थी यार, दूसरी बात थी। सीरियस होने का मतलब ये नहीं होता। सबसे ज्यादा तफरी करता ही वो बंदा है जो सीरियस होकर पढ़ता है, क्योंकि उसने तफरी का एक टाइम बनाया हुआ होता है। मैक्सिमम तफरी करता है उसके अंदर वो, फिर दोबारा सीरियस होकर अपना पढ़ाई शुरू कर देता है। मैं तो ये चाहता हूं 2 मिनट कि सारे के सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो क्वालिफाई भी करें, मेंबर भी बने। लेकिन मैं आपके सामने बात इस वजह से करता हूं क्योंकि आपको इस चीज की नीड है। मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं, मेरी ड्यूटी है ये। और आगे जाकर आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया और आप बोले सर आपको तो हमें बताना चाहिए था कि हमें क्या क्या करना चाहिए था, तो मैं आपको ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको टीचर कम्युनिकेट करेगा या सीनियर्स कम्युनिकेट करेंगे कि आपको किस तरीके से, किस बिहेवियर के साथ ICMA के अंदर पढ़ना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंक्रीज डिक्रीज क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, ऑनर्स इक्विटी, काउंटर ऑनर इक्विटी बढ़ क्यों रही है, ये बोल रही हैं आप? असल में ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉल, निकालना, एसिड निकालना। तो एसिड निकालने का अमल बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसिड निकाल के लेके जा रहा है ना ऑनर। तो विड्रॉल इज द प्रोसेस, ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ एसिड।
तो दिस प्रोसेस इज इंक्रीजिंग, इस वजह से हम ड्राइंग को बढ़ा रहे हैं, और ड्राइंग कैपिटल की उलट है। तो ड्राइंग जब बढ़ेगी तो कैपिटल को कम करेगी ना। अगर आप ड्राइंग को ही कम कर देंगे तो वो कैपिटल को कैसे कम करेगी? जिस तरीके से आप एक्सपेंस को बढ़ाते हैं इस तरीके से आपको ड्राइंग को भी इंक्रीज करना पड़ेगा इस वजह से। ड्राइंग का मतलब ये है कि आप एसिड विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉल का अमल इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हुआ है? 100 रुपये से। 100 रुपये से विड्रॉल बढ़ गया, और ड्राइंग का मतलब विड्रॉल होता है, इस वजह से हम बोल रहे हैं 100 रुपये से विड्रॉल बढ़ा है तो इसे इंक्रीज कर दो। सही। बाकी अगर आपको फिर कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, सारी चीजें हो गई। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट के वक्त कैपिटल ही लिखा हमने, रेवेन्यू के वक्त रेवेन्यू का टाइटल लाए, कैपिटल को नहीं किया चेंज, और ड्राइंग के वक्त ड्राइंग का, एक्सपेंस के वक्त एक्सपेंस का। तो अब आप जब खुद एनालिसिस करेंगे तो कैपिटल जब भी आ रहा हो तो आपको थोड़ा रुक जाना है और ये देखना है कि या कैपिटल लिखूं या ड्राइंग लिखूं या रेवेन्यू लिखूं, क्या आना चाहिए। नहीं, आपको अपने माइंड, देखें, आपको काफी चीजें अपने माइंड में चलानी पड़ेंगी। उनमें से एक चीज ये है, मैं आपको लिख के क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। अभी मैं ऐसे बोलता रहूं, ये ना लिखो, ऐसे बोलता रहूं, तो आपके ऊपर से चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। तो टीचर को पता होता है उसे कैसे चीजों को लेके जाना है। 8 नंबर देखें, पेड कैश ₹100 टू रेक्सन कंपनी। अच्छा, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं इसके सिमुलेशन आपको दी जाएगी। आप जब पेपर के करीब जाएंगे ना तो आपको बुलाया जाएगा, कंप्यूटर के जो रूम्स हैं उसमें आपको पेपर कैसे देना है आपको समझाया जाएगा। तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाके बकायदा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने से पहले फाइनल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा अच्छा इस तरीके से होगा, फिर आप जाएंगे फाइनल में पेपर देंगे। सही। पेड कैश 100 टू रेक्सन कंपनी। क्या किया था इक्वेशन में बेटा? रेक्सन कंपनी को पेमेंट कैसे की थी बताइए जी। क्या क्या टाइटल्स इन्वॉल्व हुए थे? कैश कम हुआ था और नहीं, इक्वेशन में क्या हुआ था? कैश कम हुआ था और लायबिलिटी कम हुई थी। अभी हम यहाँ क्या करेंगे? कैश कम करेंगे, और लायबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या टाइटल यूज करेंगे? अकाउंट्स पेबल। अच्छा, अब बताइए नेचर बताइए। लायबिलिटी और इसकी नेचर एसेट। ये सिंपल है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज? डिक्रीज। अच्छा, और कैश ये भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज, पेमेंट कर दी ना हमने सप्लायर को। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। सही। और ऐसे डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। आप देख रहे हैं एक डेबिट एक क्रेडिट। अमाउंट क्या है? 100। नेक्स्ट, लास्ट ट्रांजेक्शन। ये सिंपल थी ना? सिंपल थी ना ट्रांजेक्शन? लास्ट ट्रांजेक्शन भी सिंपल है। क्या लिखा हुआ है बेटा? रिसीव कैश ₹500 फ्रॉम उल्फत एंड सन्स। क्या किया था इक्वेशन में? कैश बढ़ाया था और अकाउंट रिसीवेबल कम किया था। तो वही चीज हमने लिख दिया यहां पर। चलो अब बताओ, कैश की नेचर एसेट और अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट। इंक्रीज डिक्रीज? ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होगा तो, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अमाउंट बताइए 500। तो देखिए आपने क्या किया, एनालिसिस का मकसद क्या था? ये मालूम करना कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या, और हमने आपको करके दिखा दिया। और यहां पर टाइटल्स कहां से निकाले हमने? अकाउंटिंग इक्वेशन से। किन किन टाइटल्स को चेंज किया? लायबिलिटी में अकाउंट सेबल लिखा, और जहां एक्सपेंस आया वहां कैपिटल कम करने के बजाय एक्सपेंस लिखा। जहां पर रेवेन्यू आई वहां कैपिटल कम करने के बजाय रेवेन्यू लिखा, बढ़ाने के बजाय रेवेन्यू लिखा। और जहां ड्राइंग आई वहां कैपिटल कम करने के बजाय ड्राइंग लिखा, और ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। अब टाइटल निकालते हुए आपको एहतियात करनी है, और आगे वाली एनालिसिस आप कर लेंगे। अभी 3 बजे क्या टाइम हो रहा है? बस सही 3 बजे मैं आपको पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन का सोल्यूशन भेजूंगा, और ये 4 क्वेश्चन की एनालिसिस। अब आपका काम क्या है? इक्वेशन को कंप्लीट करना है, और 4-5 क्वेश्चंस की आप मजीद एनालिसिस करके लेके आइएगा।